नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो मोदी ने देश की जनता को हमेशा यही बताया है कि देश को विकसित करने के लिए वो तीसरी बार सत्ता में आना चाहते हैं। इसके लिए बीजेपी को 370 से ज़्यादा और एनडीए के लिए 400 से अधिक सीटें जीतने का टारगेट भी मोदी जी ने सेट किया है। लेकिन अब मोदी के ही सांसद ने पोल खोल दी है और बता दिया है कि आखिर मोदी 400 पार की सीटों का नारा क्यों दे रहे हैं। दरअसल कर्नाटक के भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कहा है कि 400 सीटें संविधान बदलने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए चाहिए। देखिए, 400 सीटें बीजेपी को संविधान बदलने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए चाहिए। बाबा साहब के बनाए संविधान को बीजेपी बदलना चाहती है। ये आरोप विपक्षी नेता कई बार मोदी सरकार पर लगा चुके हैं और अब अनंत कुमार हेगड़े ने खुद ही बीजेपी के छिपे हुए एजेंडे को उजागर कर दिया है। अब आपके सामने जो हम ये रख रहे हैं, ये देखिए, अनंत कुमार हेगड़े बता रहे हैं कि बीजेपी को 400 प्लस सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि कांग्रेस नेताओं ने पहले संविधान में बदलाव किए और इसे इस तरह बनाया कि इसमें हिंदू धर्म को आगे न रखा जाए। हमें इसे बदलना होगा और अपने धर्म को बचाना होगा। हेगड़े के इस बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी सांसद का यह बयान नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार लोकतंत्र को संकीर्ण तानाशाही में बदलना चाहती है। आज दरअसल राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है इसी पर, और ट्वीट में क्या कुछ कहा है जरा आपके सामने लाना चाहता हूं। राहुल गांधी का ये ट्वीट देखिए। लिख रहे हैं कि भाजपा सांसद का बयान कि उन्हें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों का सार्वजनिक ऐलान है। नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम लक्ष्य बाबा साहब के संविधान को खत्म करना है। उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। समाज को बांटना, मीडिया को गुलाम बनाना, अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा और स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु बनाकर विपक्ष को मिटाने की साजिश से वो भारत के महान लोकतंत्र को संकीर्ण तानाशाही में बदलना चाहते हैं। इसके आगे लिखते हैं राहुल गांधी कि हम आजादी के नायकों के सपनों के साथ ये षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक संविधान से मिले लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। संविधान का हर सिपाही, विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक जागें, अपनी आवाज उठाएं, इंडिया आपके साथ है। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं। आपको बता दूं कि अनंत हेगड़े इससे पहले भी संविधान बदलने की बात कह चुके हैं। हालांकि पिछले साल दिसंबर में मोदी ने संविधान में संशोधन की किसी भी बात से इनकार कर दिया था, आपको याद होगा, और उसे निरर्थक बताते हुए खारिज कर दिया था और कहा था कि उनकी सरकार ऐसा नहीं करेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी की बातों पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी एक के बाद एक झूठ को ही आगे बढ़ा रही है। आपको याद होगा, ये बात यहां क्यों रख रहा हूं, उसको तार्किक तौर पर तथ्यों के साथ प्रूफ कर रहा हूं कि मोदी की बातों पर कैसे भरोसा किया जाए, बीजेपी की बातों पर कैसे भरोसा किया जाए। चलिए देखिए, 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले बीजेपी के चुनावी विज्ञापन की तरफ हम बढ़ते हैं। बीजेपी का एक चुनावी विज्ञापन आया जिसमें 2G घोटाले का जिक्र था और उसकी याद दिलाई गई कि 2G, इसको मत भूलिए, देश भूल जाएगा अगर 2G को, तो बहुत बड़ा देश में तूफान मच जाएगा, यानी कि देश गलत दिशा में चला जाएगा फिर से। जबकि अदालत ने उसी 2G केस को, अदालत ने कांग्रेस को ऐसे किसी भी आरोप से 2G के मामले में मुक्त कर दिया था, वरी कर दिया था। अब एक बार फिर एक नए झूठ, तो ये 2G का मामला, एक नए झूठ के साथ बीजेपी का एक विज्ञापन और आया है और उस विज्ञापन में दावा किया गया है कि यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए मोदी जी ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा दिया, जबकि इन दोनों देशों के बीच युद्ध अब भी चल रहा है और तब भी चल रहा था। और खुद विदेश मंत्रालय ने इसकी सफाई दी थी कि मोदी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यानी मोदी राज में बीजेपी की झूठ की दुकान को खूब चलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन राहुल गांधी और उनके साथ पूरी कांग्रेस इस झूठ का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मोहब्बत की दुकान खोलते नजर आ रहे हैं। आज राहुल गांधी जब गुजरात के बारदोली पहुंचे तो वहां उनकी मोहब्बत की दुकान का साथ देने के लिए फिर से भारी भीड़ उमड़ी।
और जहां 30 छोटे व्यापारियों ने राहुल गांधी से मुलाकात की और अपनी परेशानियों को साझा भी किया। इसके बाद उन बातों को साझा करते हुए राहुल गांधी ने जनता के सामने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं। सुनिए यहां राहुल गांधी गुजरात के बारडोली में, और जनता का अपार प्रेम स्नेह मिलता हुआ मोहब्बत की दुकान खोलते हुए राहुल गांधी क्या कुछ बता रहे हैं, सुनिए। गुजरात के 30 व्यापारी आए, छोटे बिजनेस चलाने वाले, स्मॉल मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं, जो इस देश को रोजगार देते हैं। सही, जो बड़े अरबपति होते हैं अदानी जैसे, वो इतना रोजगार नहीं देते, रोजगार छोटे व्यापारी देते हैं। वो आए और वो मुझे कहते हैं, राहुल जी, नोटबंदी और जीएसटी ने हिंदुस्तान के स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोगों को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, डायमंड इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो नोटबंदी हुई, जो जीएसटी लागू की गई, इसका लक्ष्य क्या था? और उन्होंने 1 सेकंड में मुझे जवाब दिया कि राहुल जी, लक्ष्य जीएसटी का, नोटबंदी का, हिंदुस्तान के छोटे व्यापारियों को खत्म करने का था। किसान से बात करता हूं तो किसान कहते हैं, जो 3 कानून, काले कानून किसान के खिलाफ बनाए गए, उसका लक्ष्य किसान को खत्म करने का था। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को, और गुजरात में जबरदस्त भीड़ अपनी बात यहां रखते हुए, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे किसानों के आंदोलन का मामला हो, इन तमाम मसलों को यहां उठाते हुए राहुल गांधी। वहीं आज इधर हरियाणा में बीजेपी सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और बता दिया है कि उन्हें बीजेपी से नहीं बल्कि कांग्रेस से मोहब्बत है। आइए जरा सुन लेते हैं ब्रिजेंद्र सिंह जब कांग्रेस का दामन थाम रहे थे, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा। सांसद हैं हिसार से और उन्होंने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ऐसी खबरें आपके सामने नहीं आएंगी। कल याद कीजिए कि कल एक सांसद वेस्ट बंगाल से बीजेपी के, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, और नहीं, उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा था, और इधर एक बीजेपी का साथ इन्होंने छोड़ा, लेकिन इन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। आगे क्या कुछ होगा उधर वेस्ट बंगाल वाले सांसद का, वो किधर किस दिशा में जाते हैं, टीएमसी के साथ जाते हैं कि कांग्रेस के साथ जाते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, आपको जरूर बताएंगे। लेकिन यहां क्या कुछ कह रहे हैं ब्रिजेंद्र सिंह, सुनिए जरा। मैं आज भाजपा से इस्तीफा देके कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। इसके लिए मैं कांग्रेस के पूरे नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे अपनी पार्टी में स्थान दिया, और ख़ास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहां पर आप सभी के बीच पार्टी में औपचारिक रूप से सम्मिलित किया। इसके लिए मैं इनका आभारी हूं। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे 5 साल का जो लोकसभा का कार्यकाल रहा, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का बहुत आभारी हूं कि मुझे उन्होंने एक मौका दिया। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे थे काफ़ी समय से जो बन रहे थे, असहजता के कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और असहजता की जब मैं बात करूं तो उसमें मुख्यतः कुछ जो विचार की जो बात है, वहाँ पर मेरी सहमति बहुत सी चीज़ों पर नहीं थी, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, या जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय फीमेल रेसलर्स थी, चाहे उनका मुद्दा हो। मैं उन पर असहज था, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं कांग्रेस के परिवार में शामिल हुआ हूं। इसके लिए मैं सभी का, सारे नेतृत्व का बहुत बहुत। तो दोस्तों आप सुन रहे थे ब्रिजेंद्र सिंह को, और यहां क्या कुछ कह रहे थे, साफ साफ कह रहे हैं, किसान का मुद्दा हो या अग्निवीर हो, चाहे महिला पहलवान हो,
ऐसे तमाम लोगों के साथ हो रहे अन्याय पर अब बीजेपी के लोगों को भी बेचैनी होने लगी है और इसीलिए अब लोगों का बीजेपी से मोह भंग हो रहा है। कांग्रेस या दूसरे दलों के चुके हुए नेताओं को साथ लेकर बीजेपी अब कितनी सीटों पर बढ़त बना पाएगी, यह देखना रोचक होगा। वैसे आज ममता बनर्जी ने जिस अंदाज में पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है पूरे 42 की 42 सीटों पर, उसमें भी बीजेपी का सफाया होना तय दिख रहा है। दोस्तों, आप सोचेंगे कि यहां तो कुछ हुआ ही नहीं, इंडिया गठबंधन बना ही नहीं। मीडिया का एक तबका इसे इंडिया गठबंधन में फूट की तरह दिखा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी ने सीट शेयरिंग नहीं की, लेकिन चुनाव शतरंज की बिसात की तरह होते हैं दोस्तों, जहां एक मोहरा भी बाजी पलट सकता है। इसलिए ममता के खेल को समझने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे ही खेल इंडिया गठबंधन के बाकी नेता भी खेलने की तैयारी में हैं, चाहे अखिलेश यादव हों या तेजस्वी यादव हों। कब कहां कौन बीजेपी को पटखनी देगा, बीजेपी इसका अनुमान नहीं लगा पा रही है। वैसे भी बीजेपी के नेताओं का विरोध भी हो रहा है। एक नेता हैं गिरिराज सिंह, कभी भी इधर उधर की बात होती है सीधे पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं वो। उनके पास टिकट, आप ले लीजिए उनसे टिकट और सीधे आप पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे। आज उनके सम्मान में, स्वागत में देखिए जो नारेबाजी हो रही है, अगर उसको भी दिखा दें, सुना दें तो बेहतर होगा। ये काले झंडे बीजेपी के झंडे के साथ साथ आखिर क्यों दिखाए जा रहे हैं, ये अगर आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये विरोध हो रहा है, सुनिए जरा। आगे बढ़िए। तो सुन रहे थे आप, गिरिराज सिंह मुर्दाबाद 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 के नारे लग रहे हैं। एक तरफ बीजेपी, क्योंकि कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, झंडा बीजेपी का, हाथ में एक हाथ में बीजेपी का झंडा और दूसरे हाथ में काला झंडा। ये काले झंडे और बीजेपी के झंडों के बीच गिरिराज सिंह का काफिला जो है रुक जाता है और मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। क्या इसके साथ 400 सीटें लाने का दावा जो है वो पूरा हो पाएगा? लेकिन बीजेपी का ध्यान अपने झूठ को फैलाकर 400 सीटें लाने पर है दोस्तों। लेकिन जब उसके सांसद ही पोल खोल रहे हैं, किसी का यहां विरोध हो रहा है, कोई उधर से इधर आ रहा है, यानी वो आज जैसे बृजेंद्र सिंह हैं वो इधर आ गए, क्या ऐसे में बीजेपी के मंसूबे कामयाब हो पाएंगे? और अब तो आनन फानन में चुनाव आयुक्त ही इस्तीफा दे चुके हैं। आप जानते हैं, अभी कल से ये खबर खूब चल रही है, आज हमने ब्रेकिंग भी की थी। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अचानक इस्तीफा दे दिया। अब सिर्फ एक आयुक्त बचे हैं, एक कमिश्नर बने हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, राजीव कुमार, मेरे हमनाम, बस वही बचे हैं। लेकिन हम में उनमें बहुत फर्क है, तो उस फर्क को आप लोग कभी समझेंगे। बात यही है कि आपने कल देखा कि देर शाम चुनाव आयुक्त जो हैं वो इस्तीफा देकर चले गए। आखिर क्यों? क्या चुनाव में देरी कराने का विचार है, या प्रेशर था गोयल साहब के ऊपर, या कुछ और था? ये सब कुछ समझेंगे, हम जानेंगे। लेकिन क्या संविधान को बदलने के लिए ये सारी तिकड़में की जा रही हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है यहां पे। क्या, फिर से दोहरा रहा हूं, क्या देश के संविधान को बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए बीजेपी को, एनडीए को? आइए इसी चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं, जयशंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, राहुल लाल जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक। आज रविवार का दिन है, चाय की चुस्कियों के साथ बैठिए। मौसम बदल रहा है, दिल्ली में सर्दी है, हालांकि पहाड़ों पे भी बर्फबारी, बीच बीच में कहीं बारिश, तो मौसम बदल रहा है। लेकिन सियासी मौसम क्या बदल रहा है या बदल चुका है? लेकिन इन सब के बीच अनंत कुमार हेगड़े जो कह रहे हैं उसमें कितना दम है? चलिए शुरुआत यही से करते हैं और प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। क्या कुछ देखते हैं आप? संविधान को बदलने के लिए आए हैं, हेगड़े साहब यही कह रहे हैं, और 400 सीटें चाहिए धर्म की रक्षा करने के लिए, और धर्म का रक्षक सबसे बड़ा रक्षक है यहाँ पे। 2-2, 3-3 ऐड, और उस ऐड में भी फर्जीवाड़ा, झूठ झूठ और सिर्फ झूठ।
कैसे देखा जाए? क्या झूठ के दम पर हम उस दिशा में देश को जाते हुए देख रहे हैं जहां लोकतंत्र और संविधान दोनों पर खतरा है? राजीव जी, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से हिंदू धर्म खतरे में है। और मुझे लगता है कि जो सच्चे हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं वो मोदी से मुक्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि हिंदू धर्म सुरक्षित बना रहे। अनंत कुमार हेगड़े का जो बयान है वो कोई पहले बार उन्होंने नहीं दिया। ऐसे तमाम स्लीपर सेल हैं बीजेपी में जिनको काम पे लगाया जाता है कि कब आपको क्या बयान देना है। लेकिन ये बयान वो भी चुनाव के ठीक पहले ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में हताशा और बेचैनी कितनी। वो नारा 370 पार, 400 पार, लेकिन हालात ये हैं कि आपके पांव के नीचे जमीन नहीं है। जी। मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वो चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे, मैदान में कैसे जाए। एक तरफ जो आप दृश्य दिखा रहे हैं अभी, गिरिराज सिंह, और ये मुझे अच्छा लगा कि ये लोग कम से कम भाजपा का झंडा लिए हुए हैं, वरना ये सब देशद्रोही घोषित कर दिए जाते और इनको वो कह रहे होते कि पाकिस्तानी लोग आ गए हैं हमारा विरोध करने के लिए। अब खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग बीजेपी से आगे जा चुके हैं, परेशान हैं, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह से लूटा है, आंखों में लोगों के पट्टी बांध करके, और लोगों को मिला क्या है? वो जो दसियों साल से पार्टी में काम करने वाले लोग हैं उनको तो कई बार टिकट भी नहीं मिलता है। यहां तो आपने वॉशिंग मशीन से धुल करके 150 से करीब सांसद इधर उधर से ला करके पहुंचा दिए हैं बीजेपी में। तो जो नाराजगी है लोगों की कि लोगों को आपने क्या दिया। यूपी में देखिएगा तो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवानों की हालत खराब है, नौकरियां नहीं मिल रही, मजदूर सड़क पर घूम रहा है, आपने 5 किलो राशन दे दिया और उसका सम्मान छीन लिया। दूसरी तरफ महंगाई कहां पहुंची हुई। महंगाई और बेरोजगारी ये दो बड़े मुद्दे जिसे राहुल गांधी लगातार अपनी इस यात्रा के जरिए उठा रहे हैं और लोगों को वो कनेक्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो उन्होंने आज अनंत कुमार हेगड़े पर पलटवार किया है जी, कि ये जो लोग हैं इसके इनकी असली मंशा क्या है, और असल में ये मंशा है किसकी? नरेंद्र मोदी की। वो मोहन भागवत को गिफ्ट करना चाहते हैं यही। लेकिन इस देश का दलित, वंचित तबका, ओबीसी, आदिवासी, महिलाएं, माइनॉरिटी, जिन्हें इस संविधान के जरिए संरक्षण प्राप्त है, अब आप सोचिए इस देश में न जाने कितने ग्रंथ थे, लेकिन किसी ग्रंथ ने स्त्रियों की आजादी छीन ली, किसी ने शूद्रों और दलितों का उत्पीड़न करने के लिए सूत्र दे दिए। ये पहली बार हुआ जब देश के आजादी के बाद एक ऐसी किताब, एक ऐसा ग्रंथ संविधान के जरिए सामने आया जिसने सबको इंसान बना दिया, सबको समान अधिकार दे दिए। और इन 75 साल में चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, महिलाएं हो, उनको जो इस देश के विकास में अवसर मिला काम करने का, और उन्होंने दिखाया कि हम भारत को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। 75 साल में देश कहां से कहां पहुंचा। इस देश के किसानों ने हरित क्रांति ला करके सिर्फ इस देश के लोगों का ही पेट नहीं भरा और इतना उपजाया कि आप निर्यात कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ इस देश के मजदूरों ने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी की। नौजवानों ने पढ़ाई लिखाई करके उन अट्टालिकाओं के भीतर बैठ करके इस देश का जो पूरा अंदरूनी सेटअप था उसको मजबूत किया। कोई आईएएस बना, कोई डॉक्टर बना, कोई अध्यापक बना। लेकिन मोदी जी ने तो सबको छीन लिया। अब कोई किसान का बेटा आईएएस बनने का ख्वाब नहीं देख सकता। राजीव जी, अभी लेटरल एंट्री से फिर भर दिया है इन्होंने। वो छोड़ दीजिए आपकी दलित है, पिछड़ा है कि क्या है, अगड़ा हो कि पिछड़ा हो, कोई अब किसान मजदूर का बेटा, कोई आदिवासी आईएएस बनने का ख्वाब नहीं देख सकता। ये छीना है नरेंद्र मोदी ने, और बदले में क्या दिया है? 5 किलो अनाज,
ऐसे लग रहा है कि आपने इस देश के लोगों को जानवर समझ लिया है, क्योंकि पेट भरने का काम तो जानवर भी करता है। लेकिन जो आपने सोचने की शक्ति छीन ली, लोगों के अपने डेवलपमेंट करने का अवसर छीन लिए, नौकरियां छीन ली, शिक्षा छीन ली, तो ये क्या लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा? यही वजह है कि ये काले झंडे दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि लोग आज सड़क पर खड़े, राहुल गांधी के साथ हुजूम खड़ा हुआ है। और ये जो प्रत्याशाएं हैं, ये जो गुस्सा है लोगों का, और जितना ये लोग बोलेंगे कि संविधान को हम बदलेंगे, उतना ही राहुल गांधी मजबूत होंगे, उतना ही विपक्ष मजबूत होगा, उतना ही आगे इंडिया अलायंस बढ़ेगा। जो ये 400 की बात कर रहे हैं राजीव जी, ये कहीं 200 के नीचे ना आ जाए, 50% भी ना पाए अगर ऐसे ही बोलते रहे। यही हालात होने जा रहे हैं। और आज खुशी की बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति राहुल गांधी, वो संविधान को बचाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर का, लाखों करोड़ों दलितों के उम्मीदों को, उनके अवसरों को बचाने के लिए वो सड़क पर है। और ये वो व्यक्ति है, मैं बार बार कहता हूं कि चांदी की चम्मच नहीं, सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ था, जिसके परिवार में 3-3 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन वो व्यक्ति आज सड़क पर है। तो क्यों? लोगों के लिए, जिसकी कोई प्रत्याशा नहीं कि वो प्रधानमंत्री बनेगा, क्या बनेगा, वो सिर्फ बदलाव के लिए आया है। देश बदलने को, नफरत मिटाने को, भेदभाव मिटाने को, अवसरों की समानता के लिए, शिक्षा और नौकरियों के लिए, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, आदिवासियों के उत्थान के लिए वो आज सड़क पर है। और पूरा देश उसका इस्तकबाल कर रहा है, उसका सम्मान कर रहा है। और वो डट करके खड़ा है इन संविधान विरोधियों के खिलाफ, वो डट करके खड़ा है सामाजिक न्याय के विरोधियों के खिलाफ, वो डट करके खड़ा हुआ है किसान विरोधियों के खिलाफ, वो डट करके खड़ा हुआ है उन मजदूरों विरोधियों के खिलाफ। और इसीलिए चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, ये तमाम मुद्दे राहुल गांधी छूते हैं, बार बार हैमर करते हैं। और इस देश की जनता अब आंख कान खोल करके राहुल गांधी को सुन रही है, और नरेंद्र मोदी की भी उन नीतियों को बारीकी से देख रही है। और इसीलिए ये जो हुजूम है वो देश के बदलाव की तरफ आपको जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। जी, एक तरफ बदलाव की तरफ जाते हुए हुजूम दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बदलाव संविधान में करने की बात अनंत हेगड़े कह करके क्या कुछ बताना चाहते हैं? क्या सचमुच जो इशारा है, क्योंकि ये एक बार पहली बार नहीं बल्कि पहले भी कह चुके हैं, तो और कई कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी के नेता ये बात कह चुके हैं, कांग्रेस के नेता इस पर पलटवार करते हैं। और आज राहुल गांधी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके साफ साफ जो बातें कही हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले देख ही रहे थे। आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास, जरा यहीं से शुरुआत जो अभी कर रहे हैं हम, संविधान बदलने की बात, 400 पार ताकि हम संविधान बदल पाए, कितना दम दिखाई देता है इसमें आपको? राजीव जी, ये बात तो राहुल गांधी ने पकड़ी है जो अनंत हेगड़े ने कही है, लेकिन ये लोग हमेशा से इसी मकसद से बात बोलते रहे हैं। और जिस दिन 370 का नारा दिया गया, तो आप ये समझिए 370 क्या है। 370 पूरे 545 का 2/3 364 के पास का आंकड़ा है। 370 जानबूझ करके रखा गया क्योंकि वो कश्मीर वाले 370 धारा से रिलेट करके उसको राजनीतिक रंग भी दिया जाए, लेकिन वास्तव में ये 2/3 आंकड़ा है 370। और ये 370 अगर उनको आ जाता है तो वो जो नहीं बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ये तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ ऐसी बातें कर दी, धर्मनिरपेक्षता जोड़ दिया और वो सब चीज हम नहीं होने देंगे वगैरह वगैरह, वो तो बोल रहे हैं। लेकिन जो नहीं बोल रहे हैं वो है इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे की नागरिकता देंगे, आरक्षण। प्रेम कुमार जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कह रहे थे प्रेम कुमार जी। खत्म कर देंगे और कुछ। हाँ जी प्रेम कुमार जी प्लीज। जी हाँ, थोड़ा सा नेटवर्किंग इशू हो जा रहा है। तो ये जो है कि वर्ण व्यवस्था को वे बनाएंगे राम राज्य के नाम पर। जो ये निश्चित रूप से जो भी इनके पास परिकल्पना है वो दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है
और घोर जातिवादी सोच है उनकी, तो उसको वो अंजाम देना चाहते हैं। इसके लिए उनको संविधान बदलने की शक्ति चाहिए, और संविधान बदलने की शक्ति का मतलब 364 सीट, जिसको वो 370 बोल रहे हैं। तो ये 364 या 370 का मतलब यही है। अगर इस बात को जनता को समझा दिया जाए कि इन लोगों ने राज्यसभा में किस तरीके से बहुमत हासिल किया, विपक्ष के राज्यसभा सदस्यों को एक एक करके शिकार किया, उसको अपने साथ जोड़ा, फिर से टिकट देके अपना बनाया, और इवन जहां जीतने की संभावना नहीं होती है वहां भी जबरदस्ती उम्मीदवार खड़े करके किस तरीके से जीतते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करा करके। इसका उदाहरण हिमाचल प्रदेश भी बना, इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश भी बना, और उससे पहले भी ऐसे उदाहरण आते रहे। तो राज्यसभा में बहुमत पाने में ये अभी लगभग सहयोगी दलों के मदद से उस स्थिति में आ गए जहां पर कि विरोध खत्म हो गया। राज्यसभा लोकसभा दोनों में चीजें पास हो जाती हैं, विधेयक पास हो जाता है, और नहीं पास होता है तो वो 147 सांसदों को संसद से बाहर फेंकवा देते हैं। और जो चुनाव आयोग का जो अभी संकट आया है, ये चुनाव आयोग की नियुक्ति का जो कानून लाया गया वो सांसदों को तो बाहर करके ही लाया गया, आपको याद होगा पिछले सत्र में ही। तो आज उसका हम परिणाम तुरंत देख रहे हैं। अब ये चुनाव आयोग भी उनकी गिरफ्त में होगा। यानी जब बहुमत आप इनको देंगे, आज नहीं है बहुमत, तब तो ये बहुसंख्यकवाद का नंगा नाच कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ मरोड़ रहे हैं। कभी अदालत दबाव में दिखती है, कभी सीबीआई ईडी दबाव में दिखती है। भाई दबाव में दिखने का मतलब हम आपको कुछ संक्षेप में स्मरण कराना चाहते हैं। सीबीआई ने सीबीआई के घर पे छापा मारा था, दफ्तर पे सीबीआई ने सीबीआई के दफ्तर में छापा मारा था, ये भी हमने देखा था। ईडी किस तरीके से बिहेव कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी का एक्सटेंशन लगातार दिया गया है, ये गलत है। संजय मिश्रा, अब वो संजय मिश्रा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो अब सब कुछ स्पष्ट है। जो अदालत से जज पहले से बात कर लेता है बीजेपी के साथ में कि हम आपकी पार्टी में आएंगे, और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ फैसले देता है, और उसके बाद में वो बीजेपी में शामिल, यानी किसी संस्थान की पवित्रता को छोड़ा नहीं। बीजेपी में थोड़ी भी नैतिकता होती तो जज को कंसल्ट तो नहीं करते, वो जज है भाई, उनको क्यों पॉलिटिकल पार्टी में आमंत्रित हम करें। एक नैतिकता न को उन्होंने तोड़ा है, और हर जगह लोभ लालच दे करके संवैधानिक संस्थाओं के मूल्य को खत्म किया है। और ये तो मूल्य की बात होती थी, अब इनको चाहिए 2/3 बहुमत, जिसमें कि मूल्य वगैरह कुछ नहीं, जो हम कहे वही सही। पूरे डेमोक्रेसी को कोलैप्स करने के लिए इसी डेमोक्रेसी से इनको ताकत चाहिए। तो ये डेमोक्रेसी इनको वो ताकत न दे जिससे ये भस्मासुर हो जाए। ये आज वक्त का तकाजा है, जनता को सोचने की जरूरत है। जी 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 बिल्कुल, आना चाहता हूं जयशंकर जी आपके पास। जयशंकर जी, बहुत सारी बातें जरा समझना आपसे है। एक तो डेमोक्रेसी की बात हो रही है, और साफ साफ अगर खुले तौर पर भाजपा का सांसद ये बात कहे तो उसके क्या मायने निकाले जाएं, और दूसरी तरफ जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो निर्वाचन आयोग का मसला हो या उसके अलावा कई ऐसे मसले आ रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं निगाहें जो हैं वो इधर से उधर जाती हैं। जैसे उड़ीसा की बात है, उड़ीसा में बीजू जनता दल हमेशा साथ देते हुए ये पार्टी आई है, बीजेपी का साथ देती है। आप इनके साथ रहिए या ना रहिए, साथ में चुनाव लड़िए या ना लड़िए, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में जहां ज़रूरत होती है वहां इनके बिल को पास कराने की वो उनके साथ कदम ताल करते हुए नजर आते हैं। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या यहाँ से देश के संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, या जिस तरफ हम बात कर रहे हैं वैसा कुछ नहीं होने जा रहा है? ये चुनाव इंडिया गठबंधन की गिरफ्त में आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ है? राजीव जी, संविधान में संशोधन तो लगातार यह सरकार करते ही आ रही है, और अपने मनोनुकूल ढंग से करते आ रही है, और उसमें लगभग 2/3 का एनडीए के पास हो जाता है जुगाड़, और कहीं ना कहीं से उसके बाद फिर जैसे बीजेडी है, अपने कहा बीजेडी शामिल हो जाती है, साथ दे देती है। कभी वाईएसआर कांग्रेस है, जगन मोहन रेड्डी की, ये साथ दे देते हैं, या एक आध और जो चिटपुट क्षेत्रीय दल है उनका भी समर्थन मिल जाता है, लोग मैनेज कर लेते हैं।
तो बहुत सारे संविधान में संशोधन तो इन्होंने अपने हिसाब से कर ही लिया। लेकिन असल बात यह है कि मुख्य बात, जैसे अभी प्रेम कुमार कह रहे थे कि अब वो ऐसे संविधान संशोधन करवाना चाहते हैं, संविधान का मूल ढांचा ही बदलवाना चाहते हैं। जैसे सेकुलर शब्द उसमें से निकल जाएगा, या हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात है, और बार बार जो होता है ना, वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन वन लीडर और लॉन्ग लिव द लीडर, वो जैसे रूस में पुतिन साहब हैं, जैसे चीन में जिनपिंग साहब हैं, उस तरह का कुछ ये इनके दिमाग में चल रहा है। क्योंकि देखिए, पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं तो बातें आएंगी कि जो 75 पार का आपने नारा दिया है, जिसके चलते आपने आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, हुकुमदेव नारायण यादव जैसे बहुत सारे नेताओं को आपने हाशिए पर डाल के घर बैठा दिया, मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया, तो उस पर सवाल उठेगा। क्योंकि आप भी 73 साल के हो रहे हैं, 2 साल बाद आप भी 75 के पार हो जाएंगे। तो उसमें इस ढंग का कोई संशोधन हो जाए जो उनको आजीवन जब तक रहे तब तक वही रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे चाहे राष्ट्रपति रहे, कुछ इस ढंग का कुछ संशोधन करने के फिराक में ये लोग हैं। उसके लिए ये बातें कर रहे होंगे कि 370 के पार या 400 के पार। लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा संदेह लगता है। असल बात क्या है कि अंदर से इनका विश्वास हिला हुआ है। इनको लग रहा है कि हम 250 भी पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। तो मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए कि नहीं दे 400 पार इस बार तो जाएंगे, हम तो 370 के इस बार पार जाएंगे। भाई कैसे जाएंगे आप? कोई उसका गणित होगा, कोई केमिस्ट्री होगी, कोई कुछ तो होगा ना जी। अब दिल्ली में आपके पास 7 की 7 सीट है, हरियाणा में 10 की 10 सीट है, तो 7 से 8 कर लेंगे आप, हरियाणा में 10 से 11 कर लेंगे आप, गुजरात में जितनी है उसमें से एक और 2 सीट बढ़ा लेंगे आप, क्योंकि सारी सीटें तो आप ही के पास है। राजस्थान में सारी सीटें आप ही के पास है, मध्य प्रदेश में एक को छोड़ करके सारी सीटें आप ही के पास है, छत्तीसगढ़ में भी 1-2 छोड़ करके आप ही के पास है, झारखंड में 1-2 छोड़ दीजिए तो आप ही के पास है, कर्नाटका में अधिकतम आप ही के पास है। तो आप इसके अलावा कहां से पाएंगे? घटने की जगह तो बहुत सारी दिखाई दे रही हैं, लेकिन बढ़त कहां से लाएंगे? तो आप तो 300 के ऊपर भी नहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर आपकी सारी सीटें अगर जीत गए तो। लेकिन आप देखिए, जैसे हरियाणा में जिस ढंग की बात हुई है, चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह जो भाजपा से कांग्रेस में आए हैं, मौजूदा सांसद हैं, आपने सही कहा था कि जो कांग्रेस के दगे कारतूस हैं, जो घर का कचरा है, वो कूड़े के ढेर पे जा रहा है। लेकिन अब सुरेश पचौरी को आज तक तो हमको तो नहीं मालूम था कि 5-10 साल से वो कहीं सक्रिय, हमको मतलब ये नहीं कहने की बात है, लेकिन हमको तो लग रहा था कि वो हैं भी कि नहीं है, क्योंकि कहीं उनकी सक्रियता पिछले विधानसभा के चुनाव में भी कहीं नहीं दिखाई दी। आज उनका पता लगा कि अरे अभी तो है वो, तो वो सुरेश पचौरी को आप भाजपा में ला रहे हैं। और ब्रिजेंद्र सिंह कौन है? ब्रिजेंद्र सिंह चौधरी बीरेंद्र सिंह के लड़के हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, वो भी भाजपा में चले गए थे। और हरियाणा में जो 3 सबसे बड़े परिवार रहे हैं जाट नेताओं के, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा थे जिनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, चौधरी देवीलाल जिनके ओम प्रकाश चौटाला है, और चौधरी छोटू राम जो सबसे बड़े नेता होते थे जाटों के, जाट किसानों के, उनके नाती है चौधरी बीरेंद्र सिंह। वो परिवार की एक लीगेसी है जी। वो अगर आज आपके साथ मतलब छोड़ करके आपका साथ आ गए अगर कांग्रेस के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी हवा हरियाणा में कितनी खराब जा रही है। और बंगाल की बात है, आदिवासी झाड़ग्राम का जो सांसद है कुनार हेम्ब्रम जी, छोड़ दिया आपको। उसने कहा कि नहीं, अब हम राजनीति में नहीं रहेंगे। अब राजनीति में रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो भविष्य तय करेगा, लेकिन भाजपा में नहीं रहेंगे, ये बात है। तो धीरे धीरे किसानों को, ओबीसीज में, दलित जातियों में, आदिवासियों में ये भावना जम रही है कि कहीं ना कहीं ये सरकार और ये पार्टी और इसको पार्टी को संचालित करने वाला जो संघ परिवार है, ये एक अलग संहिता लागू करना चाहता है। अंबेडकर की संविधान की संहिता को हटा करके मनु संहिता लागू करना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मनु संहिता भी नहीं करेंगे, ये मोदी संहिता लागू करना चाहते हैं। उसमें मोदी और मनु में कुछ घालमेल करके कुछ उस ढंग का करना चाहते हैं। तो अगर संविधान को बचाना है, अगर हर नागरिक को दूसरे नागरिक के बराबर का दर्जा
सबको बराबर एक समान का है। अब मोदी जी कहते तो रहते हैं कि हम तो भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जब भाषण करते हैं तो उनको संदेश खाली याद आता है, उनको मणिपुर याद नहीं आता है। जी। संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो तथाकथित उत्पीड़न हुआ वो उनको याद आता है, लेकिन काशी विश्वविद्यालय में 2 बच्चियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के पदाधिकारियों ने बलात्कार किया, ये उनको नहीं दिखाई देता है। कानपुर में 2 बच्चियों के, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, पुलिस के पास उनका परिवार गया, न्याय नहीं मिला, दोनों बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। बाद में दबाव पड़ने लगा उनके पिताओं, उनके परिवार के ऊपर, तो उसमें से एक बच्ची के पिता ने भी सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। ये जी। मोदी जी के चिंतन में नहीं आता, कभी मोदी जी के परिवार का हिस्सा नहीं बनते हैं लोग। अंबेडकर जी की तस्वीर लगाने के लिए बाबा साहब की एक युवक को उन्होंने गोली मार दी, पुलिस ने मार दी। इस तरह की घटनाएं आम हो रही है। मतलब उत्तर प्रदेश, देखिए जो अखबारों में छप रहा है, टीवी चैनल तो दिखाते नहीं है, लेकिन अखबारों में भी जो छप रहा है वो छन छन के छप रहा है, सेंसर्ड होने के बावजूद छप रहा है, विज्ञापनों के प्रलोभन के दायरे से थोड़ा हट करके छप रहा है। उसके चलते भी आप देखें, अगर आप उत्तर प्रदेश के अखबार उठा करके, आए दिन दलित बच्चियों के साथ बलात्कार, पिछड़ी जातियों के ऊपर उत्पीड़न, अल्पसंख्यकों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके बारे में तो कोई मतलब ही नहीं है। जिस ढंग के, जैसे दिल्ली में जो दिखाई दिया और उसके बारे में जिस तरह से समर्थन का जोर चढ़ा भाजपा के प्रवक्ताओं की तरफ से भी चला कि साहब बड़ा बहादुरी का काम किया है। भाई बहादुरी का काम किया है, ठीक है, हम भी मानते हैं कि चलो सड़क पे ट्रैफिक चलना चाहिए, ट्रैफिक अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन एक नियम कानून बना दीजिए ना आप भाई, कि अगर कांवड़ यात्रा निकलेगी तो भाई शिवालय में ही जाके रहेगी, अगर भगवती जागरण होगा तो मंदिर में ही होगा, शिव के मंदिर में ही होगा, या दुर्गा जी के मंदिर में ही होगा, जगराता होगा तो किसी मंदिर में ही होगा, किसी पार्क में नहीं होगा, किसी सड़क पे नहीं होगा, कांवड़ यात्रा नहीं होगी तो मस्जिद में, नमाज भी मस्जिद में पढ़ी जाएगी। अब बना दीजिए ये नियम, एक नियम सबके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कांवड़ यात्राओं पे तो फूल बरसा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं और पुलिस के लोग जा जा करके उनको माला पहना रहे हैं, जगह जगह सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया जा रहा, पूरा का पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है, उसके लिए पूरी सड़क खाली कर दी जाती है कि साहब इधर से नहीं जा सकते आप दिल्ली से। तो 2 तरह का नहीं चल सकता है। अगर कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से जो संविधान संशोधन की बात भी हो रही होगी, तो उसमें जैसे प्रेम कुमार ने कहा बहुत जायज बात है वो, कि अल्पसंख्यकों को ये 2म दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं, और उसी के बाद उसी कड़ी में फिर दलित और पिछड़ी जातियों का भी नंबर आएगा, क्योंकि इनके समाज में जो ठेकेदार, इनका हिंदुत्व के जो सो कॉल्ड ठेकेदार हैं लोग, वो तो मानते हैं ना कि भाई ये कहां से चूड़े चमार और फलाना ओबीसी अहिर गंवार ये सब जो है हमारे पैरों के नीचे बैठने वाले अब हमारे सामने कुर्सी पे बैठ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, हमारा विधानसभा अध्यक्ष बन जा रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री बन जा रहे हैं, आईएएस बन जा रहे हैं, आईपीएस बन जा रहे हैं। इनको बदलना होगा। आप देखिए, मैं बता रहा हूं कि मैंने सुना आकाशवाणी पे, हम तो सुनते नहीं है, लेकिन कभी जब कार चलाते हुए कभी कभार सुनते हैं जो खबरें आती है आकाशवाणी से, तो उसमें तो सारी खबरें मतलब मोदी जी से शुरू होकर के मोदी जी पे ही खत्म होती हैं। लेकिन उसमें किसी एक विचारक का, जो हमारे मित्र भी हो सकते हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो नए सिरे से विचार करना चाहिए, आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। वो आरएसएस के हैं, अब आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। तो इसी तरह की जो बातें कही जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं, लेकिन असल बात क्या है कि अब इसमें जो अपोजिशन की भूमिका होती है, राहुल गांधी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, मैं बार बार कहता हूं इस बात को, लेकिन आपको अब इन तबकों को एड्रेस करना होगा। जो दलित समाज है, जो ओबीसी के लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको बताना होगा कि यह सरकार किस तरह से आपके हितों के विरुद्ध है। आपके कुछ चंद कालनेमी टाइप के कुछ जो नुमाइंदे हैं, उनको लेकर के कहीं कुछ बना देंगे, एमपी बना देंगे, गवर्नर बना देंगे, एमएलए बना देंगे, कहीं मंत्री भी बना देंगे, लेकिन आपके हितों का विरोध करते हैं ये जी। हम तो बार बार, कितनी बार हमने कहा कि भाई जिस दिन मोहन भागवत जी या नरेंद्र मोदी जी मनु संहिता को जला देंगे, मनुस्मृति को आग लगा देंगे, मेरे जैसा पहला आदमी होगा जब मैं जाकर उनका चरण चूमूंगा। कर दो आप अगर करना है तो, लेकिन नहीं, क्योंकि आपके मन में वो बातें हैं, मतलब सत्ता बनी रहे वो तो ठीक बात है, लेकिन उसके अलावे समाज हम किस तरह का बनाना चाहते हैं वो असली बात है। उसी दिशा में अब ये लोग बढ़ रहे हैं, और अगर उस पर लगाम नहीं लगाई गई, अगर ये दलित समाज, ओबीसी समाज,
अकलियत के लोग या आदिवासी समाज के लोग एकजुट होकर के अगर सामने नहीं आए, या सवर्ण तबकों में भी जो हैं, सवर्ण जातियों में भी जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो समाज की धारा से कट से गए हैं, वो लोग भी अगर लामबंद हो गए कि नहीं आएंगे, वो अहंकार छोड़ करके अपना सामाजिक संरचना का जो अहंकार पाले हुए हैं उसको छोड़ करके अगर नहीं आएंगे, नहीं उनको लगेगा कि नहीं साहब ये आरएसएस के लोग और ये मोदी जी के लोग, इनकी विचारधारा देश को रसातल में ले जाने वाली है, इस विचारधारा के खिलाफ अगर नहीं होंगे और तो बात बनने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि इस पर लोगों को ध्यान देना होगा और विपक्ष को उस पर कंसंट्रेट होकर के अभियान भी चलाना होगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जो बातें यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ रख रहे हैं, ये विपक्ष के लोगों को और इस देश की जनता को, आम जनता को आपकी बातों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है और उसे बचाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, चाहे आम जन हो चाहे विपक्ष हो, उसको ये बात सोचनी समझनी चाहिए। बहुत बहुमूल्य बात आप यहाँ कह रहे हैं। जयशंकर जी, जरा आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास, आपसे भी समझना चाहता हूँ कि क्या यहाँ से, जबकि अब सामने बिल्कुल दरवाजे पर चुनाव है और चुनाव आयोग में कुछ चल रहा है उस पर हम दिन में भी चर्चा कर चुके हैं, लगातार हमारे साथी जानते हैं कि एक चुनाव आयुक्त रिटायर हो चुके हैं, दूसरे कल छोड़ दिए, अकेले बचे हुए हैं और उनके सिर पे यानी राजीव कुमार, उनके सिर पे है पूरे देश का चुनाव करवाना, और न सिर्फ लोकसभा का चुनाव बल्कि 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। और इन सब के बीच दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के दावे कई अलग अलग नेताओं के, कुछ कोई सामने आके बोलता है, कोई मुंह पीछे बोलता है, लेकिन सबका एक ही मकसद, एक ही मतलब है कि किसी भी ढंग से हम संविधान को बदल दें। और संविधान को बदल के, जैसा जयशंकर जी कह रहे थे, उनसे पहले प्रेम कुमार जी और प्रोफेसर रविकांत जी भी बता रहे थे कि न सिर्फ अभी संविधान की बहुत सारी चीजें आप बीच बीच में बदलते रहे, 370 तो आपने खत्म करने का प्रण लिया था और आपने कर ही दिया, तो ये सब कुछ आप कर रहे हैं और उसमें बहुत दूसरे दलों के नेता भी, उनके सदस्य सांसद जो हैं वो आपका साथ भी दे रहे हैं। लेकिन अब आप क्या कुछ करने जा रहे हैं यहाँ से? तीसरा टर्म आपको अगर मिलता है तो आप क्या कुछ करेंगे? और इतना ही नहीं, अब तो तीसरे नहीं बल्कि चौथे और 5वें टर्म के बारे में भी लोग लिखने लगे हैं, पत्रकार बड़े बड़े लिखने लगे हैं, आप बेहतर जानते हैं। तो प्रशांत टंडन जी, जरा आपसे समझूं कि तीसरा, चौथा, 5वां तो दूर की बात है, यहां दूसरे के बाद तीसरे की तरफ दिखाई देते हैं। मोदी जी, क्या यहां इतना आसान है ये चुनाव वहां तक पहुंचना? 370, 400 छोड़ दीजिए, क्या ये देश ऐसे ही अभी तक 75 साल ऐसे ही चला है और अब आप जैसे चाहेंगे वैसे मोल्ड कर लेंगे देश को, वैसे मोड़ देंगे? प्रशांत जी। राजीव जी, 2-3 बातें हैं। पहली बात कि देखिए, आरएसएस शुरू से इस संविधान के खिलाफ रही है। 26 नवंबर 1949 को जब ये मौजूदा संविधान एडॉप्ट किया गया संविधान सभा में, तो 30 नवंबर 1949 को आरएसएस की मैगजीन ऑर्गेनाइजर में संपादकीय छपा और उस संपादकीय में इस संविधान की जगह मनुस्मृति की वकालत की गई और ये कहा गया कि मनुस्मृति को दुनिया भर में लोग तारीफ करते हैं। मनुस्मृति क्या है? जातिवार विभेद, मतलब आधुनिक समाज में उसको किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने तो मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी जी। अब देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान बन गया, भारत का संविधान लागू हो गया, पार्लियामेंट में जब हिंदू कोड बिल आया जिसमें महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबर के अधिकार दिए गए, आरएसएस ने उसका पुरजोर विरोध किया, अपने ही घर की महिलाओं का विरोध किया। तो ये आरएसएस की कैरेक्टर है। मोदी साहब आरएसएस के उससे फैक्ट्री से निकले हुए व्यक्ति हैं, तो उनकी संविधान के प्रति आस्था क्या होगी वो आप आरएसएस का, गोलवलकर का, सावरकर का पढ़ के आप समझ सकते हैं कि मोदी साहब की संविधान के प्रति आस्था क्या होगी।
अच्छा, संविधान, डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी और जो सही साबित हो रही है कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग खराब होंगे तो संविधान बहुत खराब साबित होगा। अब आप लागू करने वालों को देख लीजिए कि एक संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट का स्टेट बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सरेआम अवमानना कर रहा है। कह रहा है जी हम नहीं दिखा सकते आपको। 6 तारीख की डेडलाइन निकल गई, सुप्रीम कोर्ट ने नई कोई डेडलाइन उनको नहीं दी है। आज भी वो 6 तारीख की डेडलाइन लागू है। तो संविधान को कहाँ आप लागू होते हुए देख रहे हैं? जिस तरीके से एजेंसियां जा रही हैं, जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ प्रेस को, बोलने की आज़ादी पे प्रतिबंध है, अंकुश लगाया जाता है, किस तरीके के कानून पास किए जाते हैं। आप देखिए 370, मोदी साहब ने बड़ा प्रचार किया, अभी भी कश्मीर गए थे, प्रचार कर रहे थे 370 का। लगातार ये प्रचार आरएसएस की तरफ से और मोदी साहब की तरफ से होता रहा कि 370 हट जाएगा तो कश्मीर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्या खत्म हो गई समस्याएं? 6 साल से आप चुनाव नहीं करा पाए। आपने 370 हटा दिया, कश्मीर में 6 साल से चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। जी, आप कहते बड़ी मजबूत सरकार है आपकी। दरअसल मामला राजीव जी ये है कि इस वक्त ये 370 और 400 का तो नारा है, जैसा जयशंकर जी ने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने के लिए है। स्थिति बहुत खराब है और इसीलिए कभी टीडीपी के साथ हाथ मिला रहे हैं, कभी बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो रहे हैं। तमाम जगह इधर उधर जा रहे हैं। राजभर को योगी जी ने लटका के रखा, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। अब उसको भी कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया क्योंकि उनसे समझौता करना है। नीतीश कुमार को आपने पलटवा दिया। तो ये तमाम सारे हथकंडे हिमाचल में आप ये कर रहे, तो अगर कॉन्फिडेंस होता तो ये क्यों करते? सवाल ये कि वो कॉन्फिडेंस नहीं है। और हम लोग बार बार इसकी चर्चा कर चुके हैं कि चुनाव में जाने के लिए जो एक नारा चाहिए होता है, एक मुद्दा चाहिए होता है, वो मोदी जी अभी भी तलाश नहीं कर पाए। दूसरी बात राजीव जी की जो कैरेक्टर है, जो चरित्र में है, एक तो भारत का कैरेक्टर है और एक शासक का कैरेक्टर है। भारत के तो डीएनए में लोकतंत्र है राजीव जी। जब लोकतंत्र में बात आएगी तो उखाड़ के फेंक देगा हिंदुस्तान का आवाम। जी। दूसरी बात यह, और ये पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं कि इसका कोई केस स्टडी नहीं है, पिछला कोई इसका नज़ीर नहीं है, बिल्कुल है। हम देख चुके हैं किस तरीके जब भी वो लोकतंत्र पर खतरा आता है, भारत की जनता इसको स्वीकार नहीं करती है। लेकिन पूरी स्कीम क्या है कि एक मीडिया खड़ा किया गया है जो भयंकर रूप से जातिवादी है, जो सिखों का विरोध भी करता है, जो मुसलमानों का विरोध भी करता है, जो दलितों का विरोध भी करता है, जो आदिवासियों का विरोध भी करता है। आप देखिए ना कि किस तरीके का हेमंत सोरेन के बारे में क्या बात कही बीजेपी के मीडिया ने और उनके एंकर ने। ये मीडिया खड़ा किया गया है जो आदिवासियों के खिलाफ हो, जो दलित के खिलाफ हो, जो पिछड़ा वर्ग के खिलाफ हो। किस तरीके की बातें लालू प्रसाद यादव या अखिलेश यादव या जो भी स्टालिन, पिछड़े समाज से जो भी नेता उभर कर आता है उसको ये मीडिया गाली देने का काम करता है। ये मीडिया खड़ा किया गया है संविधान की भावना को रोज कत्ल कर मारने के लिए। अब इस मीडिया के जरिए आप एक जनमत तैयार कर रहे हैं भारत के संविधान के खिलाफ, भारत की अपनी जनता के खिलाफ। लेकिन भारत की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। और एक बेसिक कैरेक्टर जो दूसरा है राजीव जी, आप दुनिया के किसी देश में जाइए, आप अमेरिका जाइए और कैनेडी एयरपोर्ट पर उतरिए, आपको जो बाइडेन का पोस्टर नहीं दिखाई देगा वहां पे। आप इंग्लैंड जाइए, आपको एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, वहां की मेट्रो में, ट्यूब ट्रेन में ऋषि सुनक का या वहां के
प्रधानमंत्री का फोटो नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप नॉर्थ कोरिया जाएंगे तो किम जोंग यूंग के आपको हर जगह पोस्टर दिखाई देंगे। ये एक तानाशाही रिवायत है जी। आत्ममुक्ता। अब भारत में आप देख लीजिए कि अभी एयरपोर्ट पे अभी कुछ दिन पहले मैं आया था, जैसे ही मैं कन्वेयर बेल्ट की तरफ जा रहा हूँ, मोदी जी खड़े वहां। आप सुलभ शौचालय में जाइए तो वहां खड़े हैं, आप रेलवे स्टेशन पे जाइए तो वहां पे पोस्टर लगा हुआ है, अखबार खोलिए तो फोटो है, टीवी खोलिए तो फोटो है। ये किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं है। तो ये दर्शाता है कि संविधान के प्रति आपकी आस्था क्या है। जिन देशों में संविधान ऊपर है उन देशों के नेताओं को एयरपोर्ट पे और पेशाब घरों में और अस्पतालों में और सब जगह अपने पोस्टर लगाने की होड़ नहीं लगी हुई है। ये अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये कॉन्फिडेंस की कमी भी है। और ये कॉन्फिडेंस की कमी तभी आ रही है कि जो आपको फीडबैक मिल रहा। और एक आखिरी बात राजीव जी, अभी कांग्रेस ने कहा कि हम 6 लाख वैकेंसियां भरेंगे। 30 लाख, ये 6 लाख है, 30 लाख 30 लाख, सॉरी, हाँ 30 लाख। ये 30 लाख वैकेंसियां हो कैसे गई, पहली बात, और क्यों होने दी गई? सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन है इन 30 लाख वैकेंसियों में? इसमें सबसे बड़ा भुक्तभोगी इन 30 लाख वैकेंसियों में वंचित समाज के लोग हैं, जो आरक्षण से सरकारी नौकरियां जिनको मिलती जी, जिसकी चर्चा भी रविकांत जी कर रहे थे। ये साजिश है, यही है संविधान के खिलाफ काम, संविधान के रहते हुए। तो इसलिए संविधान के प्रति आस्था होती तो ये 30 लाख वैकेंसियां कैसे हो जाती? आप उठा के देख लीजिए कितने वाइस चांसलर हैं जो दलित समाज से हैं या पिछड़े वर्ग के हैं या ट्राइबल समाज से हैं। राहुल गांधी कई बार इसको कहते रहते हैं। कितने सेक्रेटरी हैं, कितने प्रोफेसर हैं, मीडिया पूरा भरा पड़ा है। तो इसलिए संविधान के प्रति तो वैसे भी आस्था नहीं है, लेकिन भारत की जनता की आस्था है और भारत की जनता जगह दिखा देगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भारत की जनता जो है वो जगह रास्ता सब बता देगी और कहाँ के लायक आप कौन है वो भी बता देती है जब चुनाव सामने आता है। राहुल लाल जी, कैसे देखा जाए इसको? गंभीर समस्या, और अगर ऐसा ही चलता रहा, चुनाव इसी हिसाब से अगर संपन्न हो गए तो फिर परिस्थितियां कुछ बदली सी दिखाई देंगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना आसान है देश में सब कुछ अपने हिसाब से कर लेना, ढाल देना? 75 साल का इतिहास तो ऐसा नहीं रहा। 2014 और 2019 को भी देखा जाए तो कमोबेश वैसी स्थिति नहीं थी। लेकिन क्या 2024 में ऐसा हो सकता है, जिसके बारे में अनंत हेगड़े बता रहे हैं या कई सारे बीजेपी के नेता दबी जुबान से ही सही लेकिन कहते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं? क्या वहां तक पहुंचता हुआ ये देश दिखाई देता है, या इंडिया गठबंधन इस बढ़ते हुए कदम को रोक लेगा? राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी मूलतः अगर इनके 10 वर्षों के कार्यकाल को देखें तो जैसे जैसे इनके कार्यकाल का समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे संविधान पे हमले बढ़ते चले जाते हैं। और सबसे दुखद चीज तो जब नया संसद भवन बनाते हैं और उसमें नकली शंगोल जब मोदी जी लेके आ जाते हैं, न्याय स्तंभ जिसको कहते हैं, वो नकली न्याय स्तंभ, इस लग रहा है कि वो जो शंगोल है इस देश को बड़ा भारी पड़ रहा है, नया संसद भवन भी बड़ा भारी पड़ रहा है। तो तब से हमें लग रहा है कि संविधान के ऊपर हमले और ज्यादा बढ़ गए हैं। सोचिए कि देखिए, एक सवाल दो चीज है कि भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है और देश की जनता क्या करेगी। मैं अभी पहले जो इनके संविधान के ऊपर जो इनकी क्या स्थितियां रही, एक तो सोचिए कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था वो ग्रंथ कितना पवित्र है। दुनिया भर के संविधान से कहीं से भी अगर हम लोग तुलना करते हैं तो गौरवान्वित महसूस करते हैं राजीव जी, कि आप उसमें एक साथ महिलाओं को अधिकार देते हैं, आप एक साथ दलितों को अधिकार देते हैं, आप उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग सबों के लिए अधिकार का पैकेज है। दुनिया के जो बड़े बड़े देश जिनको हम लोग बड़ा कहते हैं, सोच लीजिए कि अमेरिका 1776 में आजाद हुआ, 1789 में उनका संविधान लागू हुआ, लेकिन उनको महिला मताधिकार देने में 1920 में महिला मताधिकार दे सकते हैं। ब्रिटेन में सोचिए कि
1928 में महिला मताधिकार मिल सका। यहाँ पे एक पैकेज के रूप में सबको अधिकार वो मिल गया। तो ये जो इक्वलिटी की चीज है कि सबको सबके हिस्से की चीजें मिले, ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस परिवार को पसंद नहीं है। और ये तो दिखता है राजीव जी उनके चरित्र में। आज तक अगर आरएसएस में एक भी जो है महिला प्रमुख नहीं बनी है तो सवाल तो उनसे पूछा ही जाएगा कि महिलाओं को लेकर क्या सवाल रखते हैं। और अभी सही सवाल उठाया गया कि जिस समय हिंदू कोड बिल लाया गया उसमें भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ आरएसएस क्यों विरोध कर रहा था, उस चीज का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन समर्थन नहीं किया गया उसका। तो ये एक विरोध की स्थिति आपको दिखेगी यहाँ पे। और आप सोच के देखिए कि हाल के समय में जो संविधान के मूलभूत ढांचा, आधारभूत ढांचा है, 1973 केशवानंद भारती केस, जो स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा 13 सदस्यीय संविधान पीठ है राजीव जी, और उसके फैसले की आलोचना कौन कर रहा है कि वो बदल देना चाहिए? हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़, जिनकी थोड़ी सी कोई मिमिक्री कर दे तो आप जो है कि मान लेते हैं कि बड़ा अन्याय हो गया, उनका अन्याय हो गया, किसानों का अन्याय हो गया, लेकिन वो खुलेआम भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा देते हैं आप। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं था। आप देखिए जब वो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे तब भी राजीव जी उनका कौन सा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था? आप तो ऐसे स्थिति में जब कोई पार्टी खुलेआम और उनके बनाए गए लोग जो संवैधानिक पदों पे हैं तो चुन चुन के संविधान के ऊपर हथौड़ा मारने का काम करें, तो राहुल गांधी जी ने जो मामला उठाया है अनंत हेगड़े को बयान को देखते हुए, वो देशवासियों को समझना सबसे आवश्यक है। बात यह नहीं कि अरुण गोयल ने चुनाव से जस्ट पहले इस्तीफा क्यों दे दिया। बात यह है कि जब उनकी नियुक्ति हुई तब भी उनके हड़बड़ाहट में नियुक्ति होना वो भी जो है कि सवालों के दायरे में था, और आज जब जिस तरह से चुनाव पूर्व उन्होंने जो है कि इस्तीफा दे दिया वो भी सवालों के दायरे में है। इसका मतलब क्या है कि भाई दो जगह खाली है वहां पे। ठीक है, 15 मार्च को आप नई 2 नियुक्ति कर दीजिएगा, लेकिन मैं उस दृष्टांत पर 1995 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था राजीव जी, उस समय टीएन शेषन ने चुनौती दी थी बहुसदस्यीय चुनाव आयोग को लेकर। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग की बहुसदस्यता उसको लोकतांत्रिक बनाती है। आप सोच के देखिए कि अगर 2 सदस्य नियुक्त हो भी गए अगर, तो वो अचानक से चुनाव के मुहाने को इस पूरे कार्यप्रणाली और व्यवस्था को कैसे समझेंगे? 96 करोड़ वोटर है आपके, 14 लाख बूथ है आपके इस देश में, 1.5 करोड़ लोग जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी में लगेंगे, कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो आप इसको वन मैन आर्मी बनाना चाहते हैं। उसका सीधे सीधे लब्बो लुआ भी है कि वहां पे भी एक हमारा जो सबसे पसंदीदा लोग है वही उसको वन मैन आर्मी के रूप में चलाए, बाकी 2 दिखावे के रूप में आप बैठा दीजिएगा उसमें। ये चुनाव, ये जो चीजें हैं, ये प्रवृत्ति है इनकी एक तरह से संविधान पे हमले करने की प्रवृत्ति। और राहुल गांधी जो चीज जनता के सामने में भारत जोड़ो यात्रा 1 में उठाते रहे, भारत जोड़ो यात्रा अब न्याय यात्रा 2 में अभी भी उठा रहे हैं, उसकी एक ज्वलंत तस्वीर प्रस्तुत करता है कि आपके संवैधानिक संस्थाओं के प्रति वो जो हम लोग कह रहे हैं कि घोषित आपातकाल की स्थिति और क्या होगी कि आप चुन चुन के सभी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर डालिए। अगर सुप्रीम कोर्ट संजय मिश्रा जी के मामले में उनके एक्सटेंशन पे प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करती तो आज भी ईडी के डायरेक्टर वही बने हुए होते, पता नहीं अनंत काल के लिए बने हुए होते। तो अगर मोदी जी ईडी के डायरेक्टर को अनंत काल तक एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं, तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी अपना एक्सटेंशन अनंत काल के लिए नहीं चाह रहे होंगे? ये है यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत की बात। लेकिन 400 का आंकड़ा जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 150 रैलियां करने के कार्यक्रम बनाए हैं, तो 150 रैली से उनको 150 से 175 तक सीटें मिल जाए उनको, वही उनके लिए बहुत ज्यादा चीज है। क्योंकि देखिए अभी उत्तर भारत में, दक्षिण भारत की चर्चा छोड़ दीजिए, लगातार लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस दक्षिण भारत में बहुत मजबूत है। उत्तर भारत में 3 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें भी सोचिए मध्य प्रदेश में जो बाद में हम लोगों ने स्थिति देखी, वहां पे कांग्रेस के भीतर कितने उथल पुथल की स्थिति, फिर भी मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का वोट शेयर देखिए राजीव जी, उन स्थितियों के बावजूद भी कांग्रेस का वोट शेयर कैसा था। राजस्थान का वोट शेयर, राजस्थान में वोट शेयर पहले से बढ़े, छत्तीसगढ़ का भी 40% का एवरेज वोट शेयर बना के रखा विधानसभा चुनाव में भी, और फिर आप कह दीजिए कि नहीं चुनाव तो एक पक्षी होने जा रहे हैं। कैसे एक पक्षी हो जाएंगे चुनाव एक पक्षी नहीं हो रहे कहीं से भी। जनता जो है कि बिगुल फूंक चुकी है। और जो दूसरी चीज जो अब हम लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा कि संविधान तो खतरे में है, लेकिन देश के नागरिकों का संसाधन जिसके ऊपर हम सबों का अधिकार है, उन संसाधनों को किस तरह से चुन चुनकर अपने मित्र सहयोगियों को, पूंजीपति सहयोगियों को दिया जा रहा है। आज राहुल गांधी जब अभी गुजरात की यात्रा पे हैं, जो आपने शुरुआत में भूमिका में बताई भी कि जो व्यापारियों ने बताया कि भाई हमारे एमएसएमई लघु उद्योग खत्म। अब तो सोचिए सरकार कितना बढ़िया हेडलाइन बनाती है राजीव जी कि जीएसटी के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अरे कौन सा सेक्टर दे रहा है जीएसटी? संगठित क्षेत्र के आंकड़े हैं ये। आपने असंगठित क्षेत्र जो कि बड़ा सा हिस्सा आपके रोजगार में होता था, 95% लोगों को बड़ा हिस्सा रोजगार वही मिलता था,
93 से 95% लोगों को, उसको बर्बाद कर दिया और सारा रेवेन्यू आप खुद वसूली करते चले जा रहे हैं। तो आप संसाधनों के आवंटन के मामले में भी जो है कि आप एक पक्षी हैं, सब कुछ उठा के किसी को दिए चले जा रहे हैं। संविधान के जो मूलभूत मूल्य हैं, आप सोच के देखिए। राजीव जी, मैं तो एक ऐसे जगह पर आ रहा हूं जीटी रोड के किनारे कि जहां पे कि हर समय जो है कि कांवड़ की यात्रा, तमाम यात्राएं मैं खुद उसको देखता हूं। और फिर ऐसे में जब बीजेपी के लोग ये तर्क दें कि नहीं वहां पर सड़क पर जो है कि नमाज पढ़ा जा रहा था, बड़ी गलत चीज है वो, हम कैसे उसको जो है कि अगर वहां पे ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा था तो फिर इस कांवड़ यात्रा के कारण जो महीना ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है उसका क्या? अभी शिवरात्रि के नाम पर फिर ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है, उसका क्या? आप इस देश में किसी भी तरह से आनंद फानंद में एक समुदाय विशेष के ऊपर हमला करने के प्रयास में हमेशा रहे, यह बिल्कुल दुखद चीज है। आपको अगर ऐसे प्रवृत्तियों के ऊपर रोक लगानी है, कोई एक नियम, कोई एक कानून बना दीजिए, लेकिन नहीं, आपको मूलभूत रूप से अलग अलग समुदाय को जो आपको पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के लिए शूट करता है, उन सब के ऊपर आपको लगातार हमले करने हैं। तो इन स्थितियों को भारतीय जनता, जो भारत के लोग हैं, मतदाता है, वो इसे स्वीकार नहीं करने जा रहा है राजीव जी। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद वो भी भाग रहे हैं, और जो सांसद चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं वो तो आपने तस्वीर दिखाई। मैं तो कह रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थितियां और भी ज्यादा है, जहां पे कि वो कैमरे से वायरल नहीं हो रहे, वो दृश्य हम लोग तक राजीव जी पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो बीजेपी की उल्टी गिनती मैं मानता हूं प्रारंभ हो चुकी। जी, बीजेपी की उल्टी गिनती क्या प्रारंभ हो चुकी है जो कह रहे हैं आप, उसी बात को जरा पूछना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या ऐसा माना जाए? अब राजीव जी देखिए, उल्टी गिनती तो शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जो सारी अब सीक्वेंसेस आप जोड़िए, जो घटनाएं हो रही हैं, वो इसकी तरफ इशारा कर रही हैं साफ तौर पे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा हलचल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंताएं ज्यादा बढ़ी हुई हैं। सारी घटनाएं इसी तरफ इशारा करती हैं। अब जिस तरीके से चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया, उसको आप जोड़ लीजिए, 370 के नारे को जोड़ लीजिए, रूठे रूठे लोगों को देख लीजिए, सांसद जो इस्तीफा दे रहे हैं उनको देख लीजिए। चुनाव आपकी लिस्ट जारी होती है, उससे पहले सांसद जो कह देते हैं नमस्ते मोदी जी, लिस्ट जारी कर देते हैं, उसके बाद फिर एक सांसद कह देते हैं टिकट पाए हुए कि नमस्ते मोदी जी। तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं, ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर से घबराहट को व्यक्त कर रही हैं। जो अनंत कुमार हेगड़े का बयान है राजीव जी, अनंत कुमार हेगड़े सच बोलते हैं और थोड़े से लगता है कि उनकी शिक्षा दीक्षा संघ परिवार में थोड़ी कम हुई है, मतलब शाखा कम गए हैं, तो उन्होंने सच बोल दिया है। बाकी प्रधानमंत्री चूंकि पक्के स्वयंसेवक हैं और अमित शाह जी भी पक्के स्वयंसेवक हैं, तो वो थोड़ी बातें घुमा फिरा के करते हैं। तो अनंत कुमार हेगड़े ने जो कहा है वो मोदी जी के मन की बात कही है, कुछ नई बात नहीं कह दी अनंत कुमार हेगड़े ने। बाकी लोग भी कहते रहते हैं इसी बात को, तो ये जो कहा जाता है वो कहते रहते हैं। लेकिन मसला यही है कि ये लक्ष्य पार मतलब आएगा कैसे। तो स्थितियां जो बनाई जा रही हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग का मसला है, जिस तरीके से लगातार तमाम बड़े अधिकारी जो एक्सटेंशन पे हैं, इसका मतलब यह राजीव जी कि ये पक्का मालूम है भारतीय जनता पार्टी को कि इस चुनाव में 200 सीटें भी नहीं आ रही हैं। और ये सारी तैयारियां 200 सीटें ना आने की स्थिति में चुनाव के बाद क्या करना है उसकी तैयारियां हैं राजीव जी। मतलब क्या ब्राजील के जो मित्र प्रधानमंत्री के थे वहां बोल्सोनारो, उनके रास्ते पे आना है कि ट्रंप के रास्ते पे आना है, ये तैयारियां उस रास्ते की तरफ बढ़ रही हैं। तो घबराहट अंदर है। दूसरे ये कि इंतजाम करने हैं किस तरीके से, पहले तो चुनाव में इंतजाम करना है, मशीनें कितना साथ देंगी, कितना मशीनें साथ नहीं देंगी, इसके अलावा और क्या क्या चीजों से साथ लेना है, फोर्सेस का जो सेंट्रल की फोर्सेस है उनका किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये सारी दिशा जो है उसी की तरफ जो है सामने जा रहा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो छिपा हुआ एजेंडा है वो भारतीय जनता पार्टी का छिपा हुआ एजेंडा हो सकता है, मगर उस एजेंडे को अनंत कुमार हेगड़े ने एकदम सतह पर ला करके रख दिया है। राहुल गांधी इसी बात को कह रहे हैं कि इनका लक्ष्य जो है यही, और इसलिए सारी जो चीजें हो रही हैं पूरे देश भर के अंदर वो इसी रास्ते की तरफ बढ़ रही हैं। और जो सरकारें राजीव जी गिराई जा रही हैं राज्यों की, वो इसलिए नहीं है कि राज्यों के अंदर सरकारें बनाना है, वो भी इसीलिए है कि 200 से कम आने की स्थिति में जब कोई अनरेस्ट की स्थिति पैदा हो तो किस तरीके से राज्य सरकारों के जरिए जो है दमन जो है वो किया जा सके जी, उस रास्ते की तरफ बढ़ा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी चीजें हैं, अब हिंदू धर्म खतरे में तो पता नहीं है कि नहीं है, जैसा कि बता रहे हैं आप हेगड़े साहब, लेकिन डेमोक्रेसी निश्चित तौर पे खतरे में है जब तक भारतीय जनता पार्टी है। तो इस समय हिंदू धर्म को बचाना मसला नहीं है, हिंदू धर्म तो बचा हुआ है, हजारों सालों से हिंदू धर्म है। मोदी जी नहीं थे तब भी हिंदू धर्म था, मोदी जी नहीं रहेंगे तब भी हिंदू धर्म रहेगा। लेकिन डेमोक्रेसी को जो खतरा पैदा हो गया है, इस डेमोक्रेसी को बचाना जो है, मुझे लगता है हर भारतीय का आज पहला कर्तव्य होना चाहिए राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, हर भारतीय का ये, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हर भारतीय का ये पहला कर्तव्य होना चाहिए कि डेमोक्रेसी खतरे में न रहे, उसे बचाया जाए। लेकिन उसके सामने, आपके सामने चुनाव है और चुनाव में आप जरूर जाएं, वोट डालें,
और ये मत सोचें कि ईवीएम का मसला जो है वो अभी जहां था वहीं है और हम वोट डालने नहीं जाएंगे। वोट डालने जाइए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन चाहे ईवीएम का मामला हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चाहे अब नया मामला आ गया इलेक्शन कमीशन में, अकेले हैं, लेकिन 15 तारीख को जहां तक सुनने में आ रहा है कि 2 नए इलेक्शन कमीशन के लिए बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री के चुने हुए उनके साथी, कैबिनेट साथी नुमाइंदा होंगे और साथ में एक लोकसभा में विपक्ष का नेता यानी अधीर रंजन चौधरी, ये तीनों मिलकर 2 आयुक्तों का चुनाव करेंगे 15 तारीख को। तो क्या चुनाव टल रहा है? 15 तारीख तक क्या चुनाव की घोषणा नहीं होगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, इन सब मसले पे आएंगे हम धीरे धीरे, लेकिन ये 3 मामला और ये कमिंग वीक में, आने वाले सप्ताह में ये तीनों मामले आपके सामने होंगे। कल तो सोमवार है और कल इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। वहां भी 2 बातें हैं। एक, अवमानना का केस जो एडीआर की तरफ से वो दाखिल केस याचिका दाखिल की गई है और जिसको लड़ रहे हैं प्रशांत भूषण, और दूसरा खुद एसबीआई ने यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने समय मांगा है 30 जून तक। और इन दोनों मामलों पर सुप्रीम कोर्ट कल क्या कुछ कहता है ये हमारे सामने कल शाम तक होगा ही। लेकिन इसके अलावा ईवीएम का मामला भी है और मामला जो है अब चुनाव आयोग का भी है। मतलब कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, ये तीनों मामले इस पूरे चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। बहुत सारी बातें, डेमोक्रेसी की बातें, और बहुत महत्वपूर्ण बात हम यहां कर रहे हैं। डेमोक्रेसी को बचाने की जरूरत तो है ही, और अगर कहीं भी लगे कि नहीं डेमोक्रेसी पर खतरा है तो सबको आवाज उठाने की जरूरत है। लेकिन अब इससे जरा दूसरी तरफ चलते हैं। राहुल गांधी की बात हम देख रहे हैं। राहुल गांधी ने कैसे पोल खोली अनंत हेगड़े की, वो भी हमने देख ली। क्या इंडिया गठबंधन आज की तारीख में मजबूत दिखाई देता है प्रोफेसर रविकांत जी? क्योंकि यहीं से तो हम फिर डेमोक्रेसी बचे न बचे की चर्चा करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, डेमोक्रेसी के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने, नेहरू ने, गांधी ने, तमाम लोगों ने जो लिखा, और अंबेडकर का सीधे तौर पर मानना था कि डेमोक्रेसी में विपक्ष का बेहद मजबूत रहना बहुत जरूरी है, जिसको प्रैक्टिकली नेहरू ने जिस रूप में दिखाया। हमेशा विपक्ष को चाहे जितना कमजोर क्यों ना हो, बड़ी शिद्दत के साथ सुनना, और सिर्फ पार्लियामेंट के भीतर नहीं, उन आवाजों को पार्लियामेंट के बाहर भी सुनना। कई ऐसी घटनाएं, जैसे एक बुजुर्ग महिला ने उनकी कॉलर पकड़ करके पूछ लिया था कि आजादी के बाद आपको तो प्रधानमंत्री का पद मिल गया, मुझे क्या मिला? तो नेहरू जी का जो जवाब था कि आपको यह मिला कि आप प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ करके पूछ रहे हैं कि आपको मिला क्या है। ये था डेमोक्रेटिक रवैया नेहरू जी का। एक और इशू था, एक महिला पार्लियामेंट के बाहर आकर के अनशन करने लगी थी। वो साधु थी, सन्यासी थी। उनसे प्रधानमंत्री खुद बाहर आकर के मिलते हैं और बात करते हैं केवल एक महिला से। राजीव जी, आज तो हजारों किसान बैठे हैं, इसके पहले भी 13 महीने बैठे रहे। और ये जो प्रधानमंत्री जी हैं, बात करना तो छोड़ दीजिए, मन की बात भी की है कभी इस पर? कितना मोदी जी को डेमोक्रेसी के प्रति प्रेम है। जब वो भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वो ठीक कहा था। राहुल गांधी ने भी उस बात को कहा, ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी चल रहा है इस समय। जितनी भी डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं, उन सब की एक एक करके आप हत्या कर रहे हैं। मीडिया को तो जो आपने किया है वो तो पूरा दुनिया तमाशा देख रहा है, सिर्फ ये भारत का मामला नहीं। आपने आरबीआई के साथ क्या किया? एसबीआई क्या कर रहा है? एसबीआई क्यों घुटने टेक रहा है? और राजीव जी, एक ये मुद्दा सबसे बड़ा होने जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का। अगर उन लोगों का नाम बाहर आ गया, समझ लीजिएगा खेल खत्म है। फिर मोदी जी बचा नहीं पाएंगे किसी भी कीमत पर। सिर्फ एक इशू है जो, और इसीलिए इसको बचाया जा रहा है। वरना एसबीआई
अरे साहब, ये कंप्यूटर युग में है हम लोग। राजीव गांधी के पहले के समय का भारत थोड़ा ही है। जो व्यक्ति कंप्यूटर लेकर के आया और वहां तक आज पहुंच गई हैं स्थितियां कि साहब आप चाहें तो 5 घंटे के भीतर वो सारा आप दे सकते हैं आंकड़े कि किसका कितना था और कहां गया, कितना कैश हुआ, कितना नहीं हुआ। क्यों एसबीआई छिपा रहा है? इसीलिए कि एक्सपोज हो जाएगा कि कहां कितना और कितना फिर फायदा पहुंचाए। लोग जान जाएंगे कि मोदी जी कर क्या रहे। अभी आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, एक ही लेख के भीतर 3 मोदी जी के विज्ञापन। आपको देश की जनता ने इसलिए चुना था क्या कि आपके विज्ञापन खाएगी कि उसको चाटेगी? बहुत हो गया। आप तो डेमोक्रेसी का जो आप कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, लोगों की आंखों में केवल वही धूल झोंक रहे हैं आप लगातार लगातार। अभी जो प्रसाद जी कह रहे थे कि स्टेशन पर हो, एयरपोर्ट पे हो, मुझे तो लगता है कि कुछ शौचालय में है मोदी जी, तो कहां कहां नहीं है। ये अंतर्यामी है भाई। आपने वो तो एक कह ही रहे थे कि विष्णु के अवतार हैं। तो ऐसे देश चलता है कहीं? इस तरह से आप देश को बनाना चाहते हैं? मुझे लगता है ये पब्लिक देख रही। और राजीव जी, पब्लिक है, सब जानती है, ये गोलमाल चलने वाला नहीं है। अब 10 साल हो गए हैं, 5 साल तक तो इस देश की जनता देखती है, एक मौका और देती है। बड़ा उदार जनता है इस देश की, जो गांधी, नेहरू, अंबेडकर, भगत सिंह की परवरिश से बनी है। हम सब लोगों ने पढ़ा है ना उन लोग। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी जी अब फंस गए हैं शिकंजे में और जनता के शिकंजे में है, और ये निकलना अब नामुमकिन है। जरा मैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की तो मैं भी इंतजार कर रहा हूं, पूरा देश कर रहा है, और उसके बाद इस मदारी का खेल खत्म होने जा रहा है। जी जी बिल्कुल। राहुल लाल जी, एक बार फिर से आपके पास से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही है, और इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी बाहर आ जाती है तब, और अगर कल कुछ और फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट अगर समय दे देता है, फिर क्या? फिर जैसा जो था वैसा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट अगर कल समय दे रही है तो फिर तब तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा सा सवाल होगा, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री खुद डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। एसबीआई कोई आज तो कंप्यूटराइज हुआ नहीं है, वो तो एक क्लिक वाली सूचना है, और एक क्लिक वाली इतनी छोटी सी सूचना अगर इस डिजिटल इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उपलब्ध नहीं करा पाता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, तो सीधे सीधे जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं कितनी दबाव में है, और उसके बावजूद भी अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें एक टाइम लाइन के अंतर्गत फ्रेम लाइन में कि जो चुनाव से पहले का पूरा मामला है उसमें उन्हें नहीं बांधते, फिर बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। और सवाल फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उठना शुरू हो जाएगा राजीव जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या कहा था? निर्णय में कहा था कि देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा कहां से उपलब्ध होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) वो सीधे सीधे जो है कि उसी के तत्वावधान में यह फैसला। तो आप अगर सुप्रीम कोर्ट यह कह रही है कि जनता को जानने का अधिकार है, तो केंद्र सरकार तो लगातार कह रही थी कि जनता जान के क्या करेगी, किसने पैसा दिया नहीं दिया, जनता का लेना देना नहीं है। तो देखिए, जनता का तो जितना अपमान सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दरमियान में केंद्र सरकार ने किया है वहां पे, वो तो एक अपने आप में अभूतपूर्व मामला है। लेकिन हमें लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस जगह पे बिल्कुल जनता को उस हितों का जो उसने सुनवाई के दरमियान में कहा था उसको सामने में रखना चाहिए। राजीव जी, ध्यान दीजिए, यही सुप्रीम कोर्ट जब वोट और कैश के मामले पर सुनवाई करती है और निर्णय देती है कि संसद में घूस लेने के मामलों पे भी जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि वो के मामले के न्यायिक दायरे में आएंगी तमाम तरह की चीजें, तब तो भारतीय जनता पार्टी बड़े ढोल बाजे नगाड़े के साथ स्वागत करती है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पे सोचिए कि अब तक बिल्कुल उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, एक अभूतपूर्व चुप्पी जैसी स्थिति है। सवाल यह है कि जो कल सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी और जो वो जो यहां से जो अलग सा जो पीड़ा खुलने जा रहा है, जिससे कि कहते हैं ना कि वो राजा का जान जो है उसी तोते में छुपा हुआ है, तो अभी कह लीजिए कि वो वही तोता जो है कि वो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला कहानी हो चुका है कि अगर वो खुल गया, वो जिन्न बाहर आ गया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सारी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। और राहुल गांधी जो आरोप लगाते रहते हैं कि ये सरकार किसके लिए काम कर रही है, कौन है वो मित्र, तो उसका तो पूरा का पूरा जो है कि प्रैक्टिकली खुलासा हो जाएगा। इसलिए हम लोग सभी लोग अनुमान लगा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट सीधे आदेश देगी
और एसबीआई उसे सीधे सीधे मान लेगी, ये गुंजाइश तो हम लोगों में से किसी को भी नहीं था राजीव जी कि एसबीआई सीधे उसको मान लेगी, और वो हम लोगों को होता हुआ यहाँ पे कहीं से दिख भी नहीं रहा है। तो इसलिए इसका सीधा जवाब है कि मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को, जब जिस दिन उसने फैसला दिया था, उसको ध्यान में रखते हुए लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी जरूर जो है कहेगी एसबीआई को आप उपलब्ध कराइए, और कल कुछ ना कुछ उसे टाइट शेड्यूल उसको जरूर दिया जाना चाहिए। ये मैं एक उम्मीद करूंगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। और बाकी सुप्रीम कोर्ट से तो उम्मीद यह भी है अभी कि जब 15 मार्च को 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने जा रही है सरकार, जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल के एक ऐसा कानून जो बनाया गया था जिसमें विपक्ष सदन में मौजूद नहीं था, फिर उस स्थिति में उस कानून को लेके वो कानून क्या क्या चीज कहना चाह रहा है कि आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलकर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, आप संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं कि 2 आप लाए और 2 लोगों को अपने बैठा दीजिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी उस समय जब वो कॉलेजियम बना था, तो वो टिप्पणियां बड़ी महत्वपूर्ण है राजीव जी आज के संदर्भ में भी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण है। जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, क्या कल का दिन उस लिहाज से देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण है? संविधान की बात हम कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, और साथ में इलेक्टोरल बॉन्ड, और उस पर कल सुनवाई होनी है, और उस लिहाज से क्या, क्योंकि यहां से चुनाव किस दिशा में जा रहा है वो भी शायद बहुत हद तक तय होता हुआ दिखाई देता है। राजीव जी, कल अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करता है कि स्टेट बैंक वो लिस्ट पूरी की पूरी इलेक्शन कमीशन को दे और उनके ऊपर अवमानना की कार्रवाई करता है, तो ये जैसा रविकांत जी कह रहे हैं, ये भारत का सबसे बड़ा घोटाला सामने आएगा। बिल्कुल साफ हो जाएगा, वो तो थोड़े से इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा कि बेनामी कंपनियां किसकी हैं, किसने किस पार्टी को पैसा दिया है, किसके यहाँ सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी गया है, किसके यहाँ से वापस आ गया है, किसको कौन से एयरपोर्ट मिले हैं, कौन से ठेके मिले हैं, कौन से रक्षा सौदे मिले, सब साफ हो जाएगा। इसलिए ये आसानी से स्टेट बैंक नहीं देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है राजीव जी? सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान की रक्षा करना उसकी ड्यूटी है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ये आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन है, इसलिए उसको गैर संवैधानिक घोषित किया इलेक्टोरल बॉन्ड को, कि जनता को जानने का अधिकार है। तो कल सुप्रीम कोर्ट को सुनिश्चित करना है कि जनता को जानने का अधिकार है, और अभी है। इस जानकारी को चुनाव के बाद आएगी तो उसका क्या मतलब है? और जो इलेक्शन कमीशन की बात है राजीव जी, वो तो संविधान की हम लोग बात करें, संविधान की धज्जियां उड़ी हुई है। उस पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी, उसको उन्होंने कानून लगा के उसको कर दिया कि सरकार के 2 लोग होंगे और एक नेता प्रतिपक्ष होगा। यानी सरकार, मोदी साहब जो चाहेंगे इलेक्शन कमीशन बिल्कुल वही होगा। तो यानी ये कि 2 टीमें खेल रही हैं मैदान में, जिसमें एक टीम को यह अधिकार है कि वो अपना एम्पायर भी खुद ही चुन ले जी। तो उस मैच का क्या होगा? क्या वो मैच जो है वो निष्पक्ष तरीके से खेला जाएगा, कि जिसमें एक टीम को ये अधिकार है कि वो अपना रेफरी और एम्पायर खुद ही चुन ले? तो ये मजाक है, मतलब संविधान का और लोकतंत्र का जिस तरीके से हो रहा है। और जो हरियाणा में जिस तरीके से राजीव जी ब्रजेंद्र सिंह आए, वो देखिए वो पॉलिटिशियन है और वो खानदानी पॉलिटिशियन है। अभी उनके ग्रैंडफादर के बारे में बता रहे, सर छोटू राम के ग्रैंडसन है वो। जी बिल्कुल। देखिए उन्होंने 2-3 मुद्दे जो गिनाए हैं, पहलवानों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, इसका मतलब है कि उन्होंने ये देखा होगा कि अगर वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। बिल्कुल। और आप देखिएगा उन्होंने कितनी बड़ी हिम्मत की है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के होने के बावजूद उन्होंने ये कदम उठा लिया। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद आप देखिएगा कैसी भगदड़ मचती है।
भगदड़, बिल्कुल। और यहीं से जरा 2024 के इस आगामी चुनाव की समीक्षा चाहूँगा जयशंकर जी आपसे, कि भगदड़ वाली बात जो कर रहे हैं प्रशांत टंडन जी, क्या यहाँ अगर राज्यवार भी देखें, चाहे बिहार को देखा जाए, वेस्ट बंगाल को देखा जाए, उत्तर प्रदेश को, और खासकर ये वाला एरिया हिंदी पट्टी, हिंदी बेल्ट, क्या कुछ यहाँ दिखाई देता है आपके नज़र से? नहीं, मैंने तो पहले भी कहा था राजीव जी कि जो भाजपा का जो पिछले चुनाव में 2019 में उस समय ये हार रहे थे लोग, लेकिन चूंकि पुलवामा अटैक हुआ, बालाकोट की चर्चा हुई, राष्ट्रवाद जगाया गया, फर्जी राष्ट्रवाद जगाया गया, उसके चलते इनको इतनी सीटें मिल गई थी। इसलिए उसमें तो कहीं कोई ये बात ही नहीं थी। लेकिन उस समय भी साउथ के राज्यों में, सिर्फ कर्नाटका को छोड़ दीजिए, तो कहीं भी इनको कुछ नहीं सीटें नहीं मिली थी। अब इस बार कर्नाटका में भी कांग्रेस की सरकार है, तो साउथ में तो कहीं इनको कुछ मिलना दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन नॉर्थ में, खासतौर से हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं, जहां इनको सारी सीटें इनके पास थी, लगभग 2-4 इक्का दुक्का, जैसे मध्य प्रदेश में एक छूट गई हो, या उत्तर प्रदेश में 12-14 नहीं मिली होंगी, या बिहार में एक सीट नहीं मिली थी, तो बाकी सारी सीटें तो इन्हीं के पास थी। अब इसमें लगातार कमी हो रही है। जैसे मध्य प्रदेश की बात हमारे मित्र लोग कर रहे थे, मध्य प्रदेश में बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है, सरकार बनाई है। लेकिन अगर मतों का अगर उस ढंग से थोड़ा सा विश्लेषण किया जाए, तो पता लगा कि कई पार्लियामेंट्री सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस को बढ़त मिली है। वहां जितने विधानसभा के क्षेत्र हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को बढ़त मिली है। यानी कई सीटें अगर लोकसभा की अगर गंभीरता से लोग करें लोग, तो वो सीटें निकल जा सकती हैं। या उसी तरह से राजस्थान में पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार सारी सीटें यही लेकर गए थे, तो कहीं ना कहीं तो कम होगा। अब मान लीजिए दिल्ली में ही है, हिम्मत नहीं पड़ पा रही है, उम्मीदवार बदल रहे हैं, फिर भी अभी 2 सीटों का अभी तक फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो आग तो लगी हुई है। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला ऐन मौके पे कहां जाएंगे, किधर जाएंगे, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है जी। उधर पूरे किसान जो है लामबंद हो रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में। अगर ओम प्रकाश चौटाला के लोग भी पता नहीं क्या करेंगे अंत में। देखिए, सही बात यह है कि जिस दिन ये चुनाव की आचार संहिता लागू होगी, बहुत सारे राजनीतिक दल, बहुत सारे राजनीतिक नेता अपना भविष्य तय करके खुल के मैदान में आना शुरू हो जाएंगे। अभी तो उनको लगता है कि साहब अभी कुछ बोले या कहीं किसी दल के साथ इंक्लाइंड हुए तो पता लगा कि ईडी और सीबीआई पहुंच जाएगी घर पे। शायद हो सकता कि बहुत लोग कह रहे हैं कि साहब इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि साहब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, तब ईडी सीबीआई नहीं कुछ कर पाएगी, तब उससे बंधन से मुक्त हो जाएंगे कम से कम चुनाव तक। तो इसलिए बहुत कुछ होने वाला है। अब जहां जहां इनकी जितनी सीटें बढ़ के आई थी, वहां सब सीटें इनकी, हर जगह से रिपोर्ट यही आ रही है कि घट रही हैं। अब घट रही है तो फिर बढ़ कहां रही हैं? नॉर्थ ईस्ट में ही जो जिस ढंग का राहुल गांधी को जो समर्थन मिला है पूरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, आप भी गए थे मणिपुर, तो आप भी देख करके आए थे जी। तो उन राज्यों में जो एक लहर सी चल गई थी पिछली बार, अधिकतम सीटें इन्हीं के पास आ गई थी, एनडीए के पास इनके आ गई थी, बीजेपी के पास आ गई थी। इस बार तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। उसी तरह से बंगाल है, उसी तरह से महाराष्ट्र है, गुजरात में मान लीजिए 1-2 सीट भी अगर ये हारते हैं तो इन्हीं की तो कम हो रही है। इसलिए ऐसी स्थिति नहीं है। सीधी सी बात है। देखिए, अगर मैं बार बार कहता हूं कि विश्वास इनका हिला हुआ है। अगर विश्वास हिला नहीं होता, कॉन्फिडेंट होते, जीत के लिए कॉन्फिडेंट होते, तो इनके पास एक बड़ा मौका था राजीव जी। ये चाहते तो जितने भ्रष्टाचार के आरोप जिनके ऊपर लगाते रहते थे ये, उनको उठा करके जेल में भेज देते जी। अजीत पवार को जेल में भेज देते आप, छगन भुजबल को जेल में भेज देते आप, हसन मुशर्रफ, नवाब मलिक को जेल में भेजते आप, आदर्श घोटाले के जिम्मेदार अशोक चौहान को जेल में भेजते आप, हेमंत बिस्व शर्मा को जेल में भेजते आप, आपकी सरकार बन गई थी तो शुभेंदु अधिकारी को जेल में भेजते नारदा चिट फंड घोटाले में। ऐसा आपने नहीं किया, क्योंकि आपको लगता है कि भाई कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ा ना जाए, इसलिए सबको जोड़ जाड़ करके कहीं से भी जो उम्मीद की किरण दिखाई दे रही हो। अब सुरेश पचौरी भी आपके काम के साबित हो सकते हैं, ये आपको इल्हाम हुआ है। तो सीधी सी बात यह है कि भरोसा आपका डिगा हुआ है। आप हारने की, आपकी जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे गिरिराज सिंह का देखा ना आपने,
और भाजपा के लोगों ने जिस जंग से विरोध किया है बिहार में, अभी सत्ता पलट हो गया सबको, अब तो नीतीश कुमार भी साथ में आ गए हैं, उसके बावजूद गिरिराज सिंह के खिलाफ काले झंडे और भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ लोगों ने विरोध किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए कुछ बात इनकी चल नहीं पा रही है, लगातार कोशिश कर रहे हैं, कभी वो राम लहर की बात, कभी प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, तो कभी लालू यादव ने वहां कुछ रैली में भाषण कर दिया, उसके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन जनता के गले उतर नहीं रहा। जनता के गले महंगाई बेरोजगारी ऐसी फंस गई है कि वो उसका कोई जवाब नहीं बन पा रहा है। जनता यही कह रही है कि भाई आप 10 साल से इसी में हमको घुमाते जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, पुलवामा, ये वो सब ठीक है, आपने सब कर लिया, 370 भी हटा लिया, लेकिन एक चीज का जवाब बताइए ना भाई कि एक भी कश्मीरी पंडित कश्मीर वैली में जाके बसा क्या? आप उत्तर भारत के लोगों को बसाने की बात कर रहे हैं, वहां एक सब दिलवाएंगे, सब कराएंगे, मेन स्ट्रीम में लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी एक कश्मीरी पंडित को तो आप बता नहीं पाए हैं। मणिपुर आज भी जल रहा है, सुलग रहा है। हालत यहाँ ये हो गई है कि जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पे उतना नहीं होगा जितना मणिपुर में कुकी और मैतई लोगों के आपस में बीच में हो गया है। कुकी मैतई इलाके में नहीं जा सकते हैं, मैतई कुकी इलाके में नहीं जा सकते हैं, और आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। एक बार भी आप देखिए, मतलब जब मैं गिना रहा था, बता रहा था, कितनी दर्दनाक बात है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी लड़की का बलात्कार हुआ, हत्या हुई, भाजपा के बड़े नेता का बेटा उसमें शामिल है, आज तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिला। एक पत्रकार ने उसकी आवाज उठानी शुरू की, उस पत्रकार को उठा करके गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। मतलब किस तरह का निजाम चला रहे हैं आप, किस तरह की व्यवस्था चला रहे हैं आप? कौन सी गारंटी दे रहे हैं आप? वो गारंटी क्या अंकिता भंडारी को नहीं मिलेगी, उसके परिवार को नहीं मिलेगी, कानपुर की बच्चियों को नहीं मिलेगी, बीएचयू की बच्चियों को नहीं, बच्ची को नहीं मिलेगी, दलितों को नहीं मिलेगी, ओबीसी आदिवासी समाज के लोगों को नहीं मिलेगी। तो मौका तो आपने गंवा दिया। आपको एक बार मौका मिला था, 5 साल आपने पहले जुमलों में चला लिया, 10 लाख कितना भेज रहे थे, 15 लाख भेज रहे थे, कभी अच्छे दिन के सब्जबाग दिखा रहे थे। अब वो बता रहे हैं कि हमने जहां जहां कहा था, जो जो कहा था वो किया। क्या किया बता दीजिए आप। आप तो बचपन में चले गए थे मेट्रो देखने के लिए कलकत्ता में, अब पता नहीं आपका बचपन कब से कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, मालूम ही नहीं है। 1950 में पैदा हुए तो बचपन, अगर 84 में मेट्रो आई है कलकत्ता में, मैं उस समय था वहां, कलकत्ता में था उस समय, मैं वहां रविवार पत्रिका में काम करता था। तो आपका बचपन और बचपना जो है वो कभी जाता ही नहीं है। आपकी गारंटी में तो है कि भाई तक्षशिला विश्वविद्यालय भी बिहार में ही है। आपकी गारंटी में यह भी है कि सिकंदर जो है आकर के वहां आबे गंगा पटना के पास गंगा में उसका दीन इलाही के बेड़ा आपने वहीं डुबा दिया था, जबकि दीन इलाही का बेड़ा कोई था ही नहीं। दीन इलाही तो अकबर का शुरू किया एक धर्म का सेक्ट था। आप तो आपकी गारंटी में यह भी बताया जाएगा ना, अब तो भविष्य में यह भी पढ़ाया जाएगा कि साहब यहाँ पे मगहर में जो है गुरु नानक देव, गुरु गोरखनाथ और संत कबीर एक साथ बैठ करके मंत्रणा करते थे, आध्यात्मिक विमर्श करते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और विवेकानंद जी लंदन में बैठ करके स्वतंत्रता संग्राम के बारे में चर्चा करते थे। तो ये सारी चीजें जो आप कर रहे हैं, मतलब आपकी गारंटी में ही सब शामिल है कि आपके जो सुभाषित हैं, ये जो ज्ञान है आपका, वो भविष्य की पीढ़ी यही पढ़ेगी, यही पढ़ करके बड़ा होगी। तो लेकिन सीधी सी बात यह है, देखिए राजीव जी, आप अपने मन में कोई भी मंसूबे बांधिए, उसमें किसी को कोई रोक नहीं है। आपके मंसूबे 400 का आप करिए, 370 का करिए, या जो भी करिए, 500 का ही कर लीजिए, क्या दिक्कत है जी। लेकिन जनता सब कुछ जानती है, और जनता की मार जो है ना बहुत करारी होती है, लेकिन बहुत शांति के साथ होती है। आप सोचिए, मैं बार बार वही उदाहरण देता हूं कि 1977 में इंदिरा गांधी जैसी 1971 की लोकप्रिय नेता, जो लोकप्रियता के चरम पर थी, और उनको हारते देर नहीं लगी थी, और जनता में कहीं कोई आक्रोश, कहीं कोई प्रतिरोध सड़क पे नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जब चुनाव हुआ तो इंदिरा जी खुद हार गई, उनके बेटे हार गए, उनकी पूरी पार्टी हिंदी पट्टी के इलाकों से हार गई। तो आपके लिए भी ऐसा नहीं है। जनता खुल करके जरूरी नहीं है कि सड़क पर निकल करके आएगी और ये सब करेगी, हालांकि सड़क पर तो लोग आना शुरू हो गए हैं। दूसरी बात मैं खत्म करूंगा अपनी बात कहते हुए राजीव जी, कि देखिए संसद में आज की तारीख में भी जिस ढंग से इन्होंने किया है कि जो 146 सांसदों को निलंबित कर दिया और सारे कानून पास कराए,
तो इनसे लड़ने के लिए जरूरी होगा कि संसद से लेकर सड़क तक भी तैयारी करनी पड़ेगी। सड़क पर भी विपक्ष को लामबंद होना होगा और जो समाज है दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, ओबीसी, अकलियत, आदिवासी समाज, इन सारे लोगों को और गरीब सवर्णों को एक साथ, क्योंकि उनकी समस्याएं भी सामाजिक अलग हो सकती हैं, समाज में उनका अपना जो जातिगत अहंकार या वो सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन आर्थिक समस्याएं लगभग एक है। बेरोजगारी उनके सर पे भी मंडरा रही है, महंगाई की मार उन पर भी मंडरा रही है। महंगाई की और बेरोजगारी की मार उन पर नहीं मंडरा रही है जो अरबपति खरबपति लोग हैं। तो जो मध्यम क्लास है, मध्यम वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है, तो इन पर तो है ही है। और दूसरी बात, एक चीज आप याद रखिए कि चुनाव आयोग का मामला चला है ना, इसको बहुत रहस्यमय सा लग रहा है कि इसमें मामला क्या है, आखिर में उन्होंने ऐसे मौके पर त्यागपत्र क्यों दिया अरुण गोयल ने। और अगर सरकार की मंशा थी कि अगर चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करना है तो 6 महीने पहले एक चुनाव आयुक्त रिटायर हुए थे, तो इस दौरान क्यों नहीं उनकी जगह पे उनका स्थानापन्न क्यों नहीं खोज लिया गया? चुनाव के समय 15 तारीख को क्यों करने की बात की जा रही है? और जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात हो रही है, सही बात है कि मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला जो है वही होगा। उसमें अगर लिस्ट आ जाएगी सामने तो मालूम हो जाएगा कि किसने किसने ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के डर से भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे या उसके खाते में पैसा जमा कराए। अडानी साहब को कब कितना ठेका मिला और कब कितना उन्होंने पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड नकद क्या दिया, वो एक अलग चीज हो सकती है। नकदी की बात तो हो ही नहीं रही है, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो व्हाइट मनी जो जमा किया गया है, तो वो भी अगर सामने आ जाएगा तो जनता के सामने खुल के आ जाएगा। तो लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी थोड़ा बचा हुआ है। और अगर 400 370 की बातें अगर इनकी जैसे कह रहे हैं ये, तो संविधान बदलने की बात तो करेंगे ही करेंगे। सबसे पहला इनका टारगेट होगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को ही निशाना बनाएंगे। ये बात शायद सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम होगी, तो कल के फैसले पर ज्यादा मुनस्सर करेगा कल क्या सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच होता है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। क्योंकि एसबीआई ठीक है, वो तो वित्त मंत्रालय के पीएमओ के अधीन काम कर रहा है, उनके डिक्टेट पे ही काम कर रहा है, वो कतई नहीं चाहेगा कि उसके जो मुखिया हैं वो बदनाम हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं तो एक संविधान है, अभी भी है, अभी तो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और संविधान के रक्षा का दायित्व तो अगर सुप्रीम कोर्ट पे है तो उसे इस जिम्मेदारी को मजबूती से निभाना पड़ेगा। सड़कों पे लोग चल रहे लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सड़कों पे लोग चल रहे हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले समय में और भी बाकी तमाम नेता, हालांकि हर राज्य में अलग अलग नेता अपने हिसाब से जो विपक्ष के नेता हैं वो सड़कों पे हैं। चाहे उधर अखिलेश यादव को देखिए, उधर ममता बनर्जी को देखिए, चाहे उधर डीएमके के स्टालिन को देखिए, या बिहार में तेजस्वी यादव को देखिए। तमाम नेता जो हैं, इधर केजरीवाल को देखिए, और राहुल गांधी तो हैं ही, नाप रहे हैं पूरब से पश्चिम। और 17 तारीख को उनकी यात्रा समाप्त हो रही है मुंबई में। लेकिन उससे पहले अब आज बीजेपी की बैठक थी, उनकी इलेक्शन कमेटी की बैठक थी, जहां अपने प्रत्याशियों का चुनाव उनको करना था, उस पर मंथन करना था। इस बैठक को इन्होंने कल के लिए टाल दिया है और कल कांग्रेस की भी बैठक है, यानी दोनों बड़े दलों की बैठक कल है। और इस बीच उधर ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में अपने तमाम प्रत्याशियों को यहाँ सामने रख दिया है। और ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन है कि अधीर रंजन चौधरी के सामने यूसुफ पटेल जो क्रिकेटर हैं उनको उतारा गया है। यूसुफ पठान माफी चाहूंगा, पठान को। जयशंकर जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे? यूसुफ पठान बता था जी बिल्कुल। आवाज जरा खोलो जयशंकर जी। जी जयशंकर जी। नहीं, मैं यही कह रहा था कि वो यूसुफ पटेल नहीं है, यूसुफ पठान है। जी, पठान। और ममता बनर्जी ने क्या सोच करके किया है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी ही। क्योंकि उनका बार बार कहना रहता रहा है कि भाई चुनाव जो तालमेल की बातें हैं, सीटों के तालमेल की बातें हैं, कांग्रेस कभी सामने बैठ के बात नहीं कर पाती है और इस बहुत दिनों तक नहीं लटका सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपना डिक्लेयर कर दिया है। अच्छा, कांग्रेस अभी भी नहीं तय कर पा रही है कि वहां पे लेफ्ट के साथ रहेगी कि टीएमसी के साथ रहेगी। लेफ्ट वालों ने भी उनको एक तरह से दे दिया है, वार्निंग दे दिया है। तो कांग्रेस को भी मेरे ख्याल से कल तय कर लेना पड़ेगा कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और हो सकता है, देखिए, हाँ, जब तक चुनावी सूचना नहीं जारी होती है तब तक बहुत सारे इसमें खेल होंगे। उसके बाद बहुत सारी स्थिति क्लियर होगी, साफ होगी। तो मुझे लगता है कि अभी चांसेस बने रहेंगे। जी
जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दोनों अब कांग्रेस के सामने एक उहापोह वाली स्थिति है, इधर जाएं कि उधर जाएं। ममता बनर्जी का कहना है कि अगर आप लेफ्ट विंग के साथ जाते हैं तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, लेफ्ट विंग का कहना है कि अगर आप उनके साथ जाते हैं तो हम नहीं रहेंगे आपके साथ, जो आप कह रहे हैं जयशंकर जी। और इस स्थिति में ममता बनर्जी ने अपने कैंडिडेट्स घोषित कर दिए, लेकिन उसके बाद भी अगर यहाँ फ्रेंडली मैच होता है तब भी ये विन विन वाली स्थिति होगी। प्रशांत टंडन जी भी कुछ जोड़ना चाहते हैं। प्रशांत जी। जी, एक तो ये कि जो बहरामपुर है जहां से यूसुफ पठान को टिकट दिया है, वहाँ ठीक है मुस्लिम मतदाता 50% से ऊपर है, लेकिन वो रूरल कंस्टिट्यूंसी है राजीव जी। यूसुफ पठान गुजराती हैं और वो कितना संवाद वहाँ स्थापित कर पाएंगे देखने वाली बात होगी। दूसरी बात ये कि जिस वजह से बीजेडी और बीजेपी ने ये तय किया कि वो फ्रेंडली मैच खेलेगी उड़ीसा में और गठबंधन से वापस आ गए मोदी जी, इसलिए क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है कांग्रेस को न चला जाए। यही सच्चाई जो है बंगाल की भी है। बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस का गठबंधन ना होना दोनों के फायदे में है और बीजेपी का नुकसान है उसमें, क्योंकि फिर वो एंटी इनकम्बेंसी जो वोट है वो बीजेपी को ना जाके कांग्रेस और लेफ्ट को जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कई अलग अलग, हाँ राहुल लाल जी। जी मैं प्रशांत सर के बातों को आगे बढ़ा रहा हूं कि देखिए, अगर पश्चिम बंगाल की स्थिति देखें और इधर पंजाब की स्थिति देखें, ये यहाँ पे 1 to 1 का मुकाबला लाभ प्रदान करने वाला नहीं होगा। तो इसलिए इलेक्शन में हमेशा हर चीज जैसी दिखती है उसी रूप में 1 to 1 का मुकाबला एक जनरल फॉर्मूला नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर आप वो फॉर्मूला बनाते हैं तो फिर विपक्ष में घुसने के लिए एनडीए के लिए स्पेस बनता है। तो हमें लग रहा है कि रणनीति में उसके ऊपर भी काम होना। और जो आप सवाल पूछ रहे हैं, चुनाव आचार संहिता के बाद राजीव जी बड़ी भगदड़ मचने वाली है। सोचिए, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल जो है वो चुनाव लड़े थे, पिछले बार वो जीते भी थे और वो लड़े थे एनडीए के साथ। अभी सोचिए कि वो बातचीत कर रहे हैं टीम इंडिया के साथ। तो अलग अलग घटक, अभी मायावती जी क्या करेंगी वो सोचिए कि अलग सा मामला है। तो अगर हम लोग उत्तर भारत में देखें तो चुनाव आचार संहिता के बाद ही आपको ओरिजिनल राजनीति हम लोगों को दिखेगी, हम लोगों को कि क्या क्या समीकरण बन रहे हैं। वो समीकरण का असली पर्दा खुलेगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुनाव की घोषणा होने दीजिए, उसके बाद देखिए कि आगे होता क्या है। तो बहुत कुछ इस चर्चा में हम आप तक रख चुके हैं और बहुत कुछ, कल का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत अहम सवाल है कि क्या अवमानना का नोटिस जो दिया गया है उस पर आगे केस को बढ़ाया जाए या एसबीआई को मोहलत दी जाए। दोनों में क्या कुछ होता है कल हम आप तक पहुंचाएंगे ही। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जयशंकर जी आपका, प्रोफेसर रविकांत जी आपका, प्रशांत टंडन जी आपका, राहुल लाल जी और हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया।